हेलो एवरीवन। तो ये ड्रामा इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमारा इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे मेन लीड से, जिसका नाम है शिंग। और शिंग एक बहुत अच्छा डॉक्टर है और हैंडसम भी बहुत है। जबकि हमारी फीमेल लीड का नाम है चिनफे, और चिनफे एक सुपरस्टार है। उसके बहुत से ड्रामास थे जो रिसेंटली बहुत हिट गए थे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी किस्मत इस मामले में थोड़ी सी खराब थी कि अक्सर वो कंट्रोवर्सीज को खुद ही गले लगा बैठती थी। सबसे पहले तो कहानी के स्टार्ट में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाते हैं, जब चिनफे एक सेलिब्रिटी नहीं हुआ करती थी। तब एक दफ़ा एक फॉरेन कंट्री में चिनफे का और शिंग का आमना सामना हुआ था, और मानो जैसे शिंग को तो उससे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। और उसके बाद वहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें चिनफे बहुत जख्मी हो गई थी, और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट में। और फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। चिनफे इस टाइम पर एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी, और हमें उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि साल उसका एक ड्रामा बहुत हिट गया है, और उस ड्रामे में वो फीमेल लीड तो नहीं है, लेकिन वो मेन विलन जरूर है। और उसका कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ है, लेकिन लोग उससे नफरत भी बहुत करने लगे, जैसा कि हमेशा विलन से किया करते हैं। इतने में उसको अपने असिस्टेंट की कॉल आती है, जो कि उसे कहती है कि प्लीज इस टाइम पर तुम मेन दरवाजे से बाहर ना निकलना, मीडिया तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी और लॉयर ही की इकट्ठे फोटोज किसी ने पब्लिश कर दी हैं, और वो इस एंगल से ली गई है कि सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ड्रामे के कैरेक्टर की तरह से तुम मिस्टर ही को उसकी वाइफ से छीनने की कोशिश कर रही हो। अब ये सुनते ही चिनफे अपने इमरजेंसी मोड को ऑन कर देती है, तुरंत ही टॉयलेट में जाती है और वहाँ पर अपनी ड्रेसिंग चेंज करके मीडिया को झांसा देकर पीछे से रास्ते से निकलने की कोशिश में थी। लेकिन एक रिपोर्टर से टकरा जाने की वजह से सब मट्टी में मिल जाता है। वो उसे पहचान लेते हैं और उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। अब वो काफी परेशान हो गई थी। उसके असिस्टेंट ने कहा था कि बेसमेंट में जाओ, वहाँ पर एक ब्लैक ऑडी है, उसका नंबर भी बताया था। कहा था तुम्हारे लिए ये गाड़ी मैंने बुक की है, क्योंकि मैं खुद तो इस वक्त ट्रैफिक जैम में फंस गई हूँ। और उस टाइम पर उस ब्लैक ऑडी में हमारा हीरो डॉक्टर शिंग बैठा हुआ था, जो कि एक्चुअली अपनी एक फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचा था। दोनों गाड़ियों का नंबर बहुत मिलता जुलता था, इसीलिए चिनफे कंफ्यूज हो जाती और रिपोर्टर से भागते भागते शिंग की गाड़ी में ही घुस जाती है। शिंग भी बिल्कुल शांति रखता है। उसने देख लिया था कि इसके पीछे रिपोर्टर्स हैं, तो उसे दे देता है। और फिर रास्ते में चिनफे को उसके मैनेजर रन की कॉल आती है, जो कि उसे यही कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि ये काइंड लोगों की दुनिया नहीं। तुमने जिन्ना की हेल्प करने की कोशिश की और देखा आज उसने तुम्हें कहाँ फंसा दिया है। एक्चुअली वो लॉयर ही से जिन्ना के बारे में ही बात करने के लिए गई थी, उसके इशू को लेकर। लेकिन इस सब में जिन्ना को तो नाम ही नहीं आया था कि बेचारी चिनफे वो कंट्रोवर्सीज में फंस गई थी। वो जिन्ना से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसने रिप्लाई दिया था कि मैं इस तरह की किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहता। और बस उसका यही रिप्लाई देखना था कि बेचारी चिनफे उसे ब्लॉक कर देती है, क्योंकि अब वो उससे कोई राब्ता भी नहीं रखना चाहती थी। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट की कॉल आती है। चिनफे से पूछने लगती है कि ड्राइवर ने बताया अभी तक तुम गाड़ी में नहीं आई। और ये सुनते ही उसे समझ आ जाती है कि मैं किसी गलत गाड़ी में बैठ गई हूँ। वो तुरंत ही अपना पेपर स्प्रे निकालती है और शिंग पर अटैक कर देती है। उससे कहती है कि सच बताओ, तुम कोई रिपोर्टर हो या फिर मेरे क्रेजी फैन, मुझे कहीं किडनैप करके तो नहीं लेकर जा रहे। और उसके सूट में से उसका रिकॉर्डर भी तलाश करने की कोशिश करती है। वो कहने लगता है ये ना हो कि मैं आप पर सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर दूं, क्योंकि वो उसकी शर्ट में से उसका रिकॉर्डर तलाश कर रही थी। इतने में उसे तसल्ली देता है कि मैं तो अपनी एक फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहा था, जो कि आपके लिए डिले भी हो चुकी है। उसे अपना टिकट बुकिंग भी दिखाता है। अब वो उसे थैंक्स करती है और वो उसे रोड पर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इस हाईवे पर यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं थी। उसे नहीं लगता था कि उसे जल्दी कोई भी टैक्सी मिलेगी। वो निराश होकर खड़ी हुई होती है कि इतने में डॉक्टर शिंग खुद ही अपनी गाड़ी मोड़कर वापस आता है। उसे रियलाइज हो गया था कि इसे यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने वाली। वो अपनी फ्लाइट बुकिंग को दाव पर लगाकर अब उसे ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। उसका बार बार थैंक्स करती है, लेकिन इतने में देखती है तो उसकी गाड़ी में एक पिलो था, और इस पिलो पर चिनफे की फोटो बनी हुई थी। ये देखते ही डॉक्टर शिंग भी घबरा जाता है। एक्चुअली वो उसका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन उसे ये रियलाइज नहीं होने देना चाहता था। वो ऑकवर्डनेस को कवर करने के लिए वहाँ पर म्यूजिक ऑन करता है, तो वो सॉन्ग भी चिनफे के ड्रामे का सॉन्ग था। बस चिनफे दोबारा से सेल्फ डिफेंस मोड में आ जाती है और पेपर स्प्रे के थ्रू उससे गाड़ी रुकवा लेती है। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए थे, जहां पर चिनफे का कहना था कि इस क्रेजी फैन ने मुझे किडनैप करने की कोशिश करी है। लेकिन पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली थी, कैमरास भी चेक किए थे। चिनफे खुद अपनी मर्जी से उसकी गाड़ी में एंटर हुई थी, और उसके पास तो फ्लाइट डिटेल्स भी थी कि वो क्यों एयरपोर्ट पर था। अब मैनेजर रन कहता है कि सॉरी, हमारी चिनफे थोड़ी सी इनोसेंट है। एक्चुअली उसे चिनफे पर गुस्सा आ रहा था कि एक मुसीबत से निकले नहीं और दूसरी में खुद को फंसा लिया है। वो बहुत स्वीटली बात कर रहा था, लेकिन चिनफे तो यहाँ पर डॉक्टर शिंग को बस आंखें ही दिखाई जा रही थी।
रेन उसे कहने लगता है कि सर आप प्लीज़ बुरा मत मनाएं, बताया चिनफे हमारी दिल की बहुत अच्छी है और इस हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं वहीं कहीं वेलफेयर डिपार्टमेंट में इसने अक्सर डोनेशंस की हैं और वो हर साल 1 मिलियन डोनेट करती है। बस इसकी यही अच्छाई देखकर आप इसे माफ़ कर दें। और वो उसे अपोलोजाइज करने को भी बोलता है और वो इतना बुरा सॉरी बोलती है कि जैसे उस पर रोब झाड़ने की कोशिश कर रही है। और फिर उसके बाद बार बार कहने पर वो मुंह से तो शब्द निकाल नहीं सकती थी तो एक टिश्यू पर आई एम सॉरी लिख कर दे देती है। डॉक्टर शिंग को उसकी ये सारी हरकतें बहुत क्यूट लग रही थी। एक्चुअली वो उसका फैन था लेकिन उसे दिखाना नहीं चाहता था। अब उसके बाद वो हॉस्पिटल जाकर जब अपना रिकॉर्ड चेक करता है तो पता चलता है कि वो वाकई हर साल 1 मिलियन डोनेट करती थी। और तो और उसके मैनेजर ने अपना कार्ड भी दिया था कि सर अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, लेकिन प्लीज़ केस बनाने से पहले यहीं पर ही सेटलमेंट कर लेते हैं। और चिनफे बेचारी सैड बैठी थी। असिस्टेंट तो उसको चीयर अप करने की कोशिश कर रही थी जबकि मैनेजर रेन तो उस पर गुस्सा ही किए जा रहा था और कह रहा था कि सुबह से मैं कितनी कॉल्स अटेंड कर चुका हूँ, हर कोई तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है। तो मैं कितनी दफा कहा था कि केयरफुल रहो, किसी की जरूरत से ज्यादा हेल्प करना और इतना काइंड बनना तुम्हें मुसीबत में फंसा देगा। अभी मैनेजर इसी बारे में सोच रहा था कि किस तरह से उसके इमेज को पॉजिटिव किया जाए कि इतने में उसे डॉक्टर की कॉल आ जाती है और वो था डॉक्टर शिंग जो उसे एक जगह मिलने के लिए बुला रहा था। वहाँ पर हमें डॉक्टर शिंग को दिखाते हैं जो कि अपने हॉस्पिटल में बहुत पॉपुलर था अपनी हैंडसमनेस की वजह से। और हैंडसम होने के साथ साथ वो बहुत काइंड हार्टेड और स्वीट भी था। वो वेलफेयर के काम बहुत करता रहता था लेकिन उसके हॉस्पिटल के एक सेंटर को गैमा नाइफ की जरूरत थी। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत एक्सपेंसिव था, 2 मिलियन का आता था, लेकिन उसके लिए फंड्स की बहुत कमी थी। तो उसके माइंड में यही आया था कि क्यों ना वो चिनफे के मैनेजर से बात करे इसी की डोनेशन लेने के लिए। अब इसके साथ साथ हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर शिंग का एक फ्रेंड है जिसका नाम है डॉक्टर यू। यहाँ पर वो बातें करते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअली शिंग पहले एक सर्जन हुआ करता था लेकिन कुछ ऐसा वाकया हो गया और कभी सर्जरी नहीं की पिछले 5 साल से। अब वो लोग रेन से मिलने के लिए जाते हैं और उसे एक प्रपोजल देते हैं। कहते हैं कि आपने डोनेशन तो करनी ही होती है हर साल, तो क्यों ना आप चिनफे से कह के इस दफ़ा जल्दी डोनेशन करा दें और हम चाहते हैं कि 1 मिलियन की बजाय आप 2 मिलियन की डोनेशंस करें। ये सुनते ही रेन परेशान हो जाता है। ऑलरेडी चिनफे एक मुसीबत में फंसी हुई थी लेकिन साथ ही साथ इस मुसीबत से निकलने का एक रास्ता भी नजर आ रहा था क्योंकि डॉक्टर शिंग ने कहा था कि इसके बदले हम अपने हॉस्पिटल में उसे एक स्पेशल सेलिब्रिटी की तरह से इनवाइट करेंगे और वो अपने हाथों से आकर उस एरिया में डोनेशन भी देगी। खुद ही वो नाइफ उनके हवाले करेगी, मीडिया को भी बुलाएंगे और अगर वो चाहे तो हमारे साथ 1 महीना या कुछ अर्सा वॉलंटियर वर्क भी कर सकती है। अब रेन को ये आइडिया पसंद आता है। इस तरह से चिनफे का इमेज भी अच्छा हो सकता था और 2 मिलियन की डोनेशन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। रेन ये सुनते ही तुरंत यस कर देता है जबकि डॉक्टर शिंग घर जाता है और आई एम सॉरी वाले पेपर को वो फ्रेम करके अपने पास रख लेता है। अब चिनफे एक बुलेट ट्रेन के थ्रू हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ वॉलंटियर वर्क करने के लिए एक दूसरे शहर जा रही थी जो कि एक रिमोट एरिया में था। यहाँ पर उन लोगों को पता नहीं था कि उन्हें यही ट्रेन में चिनफे भी सफ़र कर रही है। वहाँ पर जो स्टाफ और नर्सेस थी वो उसके बारे में बातें करने लगती हैं, उसकी कंट्रोवर्सी को लेकर उसे बुरा भला बोल रही थी। किसी बात का चिनफे बुरा नहीं मनाती लेकिन जब उसे एक ओल्ड वुमन बोलती है तब उसका मन करता है कि इनका सर ही फाड़ दे जाकर। पर डॉक्टर शिंग उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। शिंग का ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। वो तुरंत ही उस लड़की को शांत करा देता है ये कहकर कि तुम में और इस फोटो में सिर्फ इतना फ़र्क है कि तुम बोलती बहुत हो। एक्चुअली वो इससे ज्यादा चिनफे की बुराइयां नहीं सुन सकता था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मैनेजर ने बहुत मुश्किल से चिनफे को इस सब के लिए मनाया था। वो चाहता था कि अपना इमेज बेटर करने के लिए ये कोई महंगा सौदा नहीं है, लेकिन चिनफे कहने लगती है कि अगर मैं वॉलंटियर वर्क करूंगी तो अपने मन से करूंगी, मुझे मीडिया की रिपोर्टिंग या इस सब को अपना इमेज बेटर करने के लिए यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। इवन के उसके मैनेजर ने तो एयरपोर्ट के बाहर मीडिया को भी इकट्ठा किया हुआ था ताकि थोड़ी बहुत कवरेज हो कि आजकल चिनफे मेडिकल वेलफेयर का काम कर रही है। लेकिन चिनफे ने उसे डॉज कर दिया था और खुद चुपचाप बुलेट ट्रेन से वहां से निकल गई थी ताकि वहां रिपोर्टर्स ना पहुंच सके। अब वो लोग जब उस गांव में पहुंचते हैं तो वहां पर चिनफे डॉक्टर शिंग को बुलाती है। अब शिंग एक गाड़ी ड्राइव करता हुआ उसे अपने साथ उस हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहा था जो कि एयरपोर्ट से बहुत दूर दिखाई देता है। रास्ते में चिनफे उसे बहुत बातें भी लगाती है और कहती है कि मुझे इतना पता है कि तुम्हारे अंदर मेरा एक क्रेजी फैन छुपा हुआ है। बेशक तुम छुपाने की कोशिश तो कर रहे हो लेकिन तुम्हें इतना बता दूं कि मैं कभी भी अपने फैन से प्यार नहीं करूंगी। लेकिन इतने में वहाँ पर एक डिजास्टर आ जाता है। वो एक डेजर्ट का एरिया था और सैंड्स वहाँ पर रैपिड मूव करने लगती है।
यहाँ पर डॉक्टर सिंह किसी तरह से तेजी से ड्राइव करता हुआ रास्ते में पीछे मुड़ जाता है, लेकिन वो लोग देखते हैं तो बहुत से लोग वहाँ पर इस सब की वजह से इफेक्ट हुए थे। इवन के एक छोटा सा स्टॉल जिसके नीचे कुछ लोग आ गए थे। जैसे ही सारा कुछ ठीक होता है तो वहाँ पर लोगों की हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं। बाकी सब तो बेटर कंडीशन में थे, लेकिन एक स्ट्रक्चर के नीचे एक छोटी बच्ची आ गई थी। शिंग और चिनफे दोनों उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ जाते हैं। वो अपने असिस्टेंट को कहने लगती है कि तुम एम्बुलेंस को कॉल करो और बाकी लोगों की हेल्प करो, और इस बच्ची को वो और डॉक्टर सिंह खुद ही संभाल लेंगे। एक्चुअली उसके नी के करीब कोई शार्प चीज चली गई थी और उसको तुरंत ही वहाँ से रिमूव करना था। डॉक्टर सिंह ये सारा कुछ जल्दी जल्दी कर लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर बारिश स्टार्ट होने लगती है, तो उसे वो दोनों मिलकर बारिश से कवर करने लगते हैं जब तक कि वहाँ पर हेल्प नहीं आ जाती। अब काफी देर तक वो लोग अपने कोट के थ्रू उस बच्ची को कवर करते रहते हैं, और इस मुश्किल सिचुएशन में शिंग उसे देख देख कर खुश हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी नखरे वाली लड़की अंदर से इतनी सॉफ्ट हार्टेड होगी। और फिर फाइनली उस बच्ची को होश आता है। उन्हें पता चलता है कि उसका नाम शीशी है और वो एक रनर है, एथलीट। इसलिए चाहती थी कि उसकी टांग जाया ना हो। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। यहाँ पर उस बच्ची को सोने से जगाने के लिए चिनफे एक सॉन्ग गाने लगती है, और ये कोई ऐसा सॉन्ग था जिससे डॉक्टर सिंह को अपनी बचपन की यादें आ रही थी। उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी जो उसे यही सॉन्ग सुनाती थी। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर रेस्क्यू वाले आ जाते हैं, जो कि उस बच्ची को एम्बुलेंस में डालकर ले जाते हैं। चिनफे एग्जॉस्ट हो गई थी और वो बेहोश हो जाती है। शिंग उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब नेक्स्ट डे जैसे ही चिनफे की आंख खुलती है तो उसे सारा कुछ याद आता है। वो सबसे पहले तो सैड हो गई थी कि उसका फेवरेट लेदर जैकेट अब बर्बाद हो चुका है बारिश में भीगने की वजह से, लेकिन वो खुश थी कि इसकी वजह से उसने एक बच्ची की हेल्प की है। और उसके बाद वो राउंड पर निकल जाती है जिस हॉस्पिटल में वो वेलफेयर का काम कर रही थी। सबसे पहले तो वो उसी बच्ची शीशी को मिलने के लिए जाती है, और यहाँ पर देखती है तो डॉक्टर सिंह और वो लड़की शीशी दोनों उसी का ही ड्रामा देख रहे थे जिसमें वो विलन का रोल कर रही थी। विलन के रोल की वजह से लोग उसे नापसंद करते थे, और शीशी भी कुछ ऐसी ही थी। वो कहने लगती है कि ये विलन कितनी ओवर एक्टिंग करती है, और डॉक्टर सिंह भी बच्ची को खुश करने के लिए कह देता है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि इसे एक्टिंग सीखने की जरूरत है। अब ये सुन लिया था और चिनफे को शिंग पर काफी गुस्सा भी आया था, लेकिन वो अंदर आती है और फिर उस बच्ची से बातें करने लगती है। वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मना रही थी, क्योंकि उस बच्ची को इस ड्रामे की मेन लीड पसंद थी। वो कहती है कि वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी है और मैं तुम्हें उससे मिलवा भी सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपने डाइट का अच्छे से ख्याल रखना होगा। और फिर इसके साथ ही हमें दूसरे कपल को दिखाते हैं। चिनफे की असिस्टेंट, उसका नाम कैफे था, लेकिन उसके निकनेम की वजह से सारे उसे कॉफी कहकर बुलाते थे। और यहाँ पर डॉक्टर यू उसे कॉफी की बजाय एक दफा मिल्क टी भी कह देता है उसे चिढ़ाने के लिए। और फिर थोड़ी देर बाद चिनफे जाती है और डॉक्टर सिंह से शीशी की कंडीशन का पूछने लगती है। वो कहता है कि इसे बहुत जल्दी सर्जरी की जरूरत है। वो पूछती है कि क्या तुम सर्जरी परफॉर्म करोगे, लेकिन वो तुरंत ही बात को बदल देता है। ऐसा लगता है कि उसके मन में कोई गहरा घाव था सर्जरी को लेकर। वो कहता है कि मैं सर्जरीज नहीं करता, बल्कि एक और सर्जन आएगा ये सब करने के लिए। यहाँ पर चिनफे के हैंड में पेन हो रही थी, तो वो उसका हैंड चेक करने लगता है और उसे बताता है कि 2-3 दिन तुम उसे फिजियोथेरेपी कराओगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शिंग हमेशा उसके बिना कुछ कहे उसकी केयर करता रहता था, हर चीज को खुद से ही नोटिस करता था। जबकि कॉफी वो हमेशा डॉक्टर यू के पास पहुंच जाती थी जब भी उसे किसी भी इशू में हेल्प की जरूरत होती थी, और आज भी उसकी एक वीडियो बना लेती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि मैं इसे ऑनलाइन डाल दूंगी कि तुम शर्टलेस कैसे दिखते हो, वरना मेरी कपबोर्ड को फिक्स कराओ। और डॉक्टर यू को हर दफा की उसकी इस तरह की हरकतें बहुत बुरी लगती थी। वो आकर शिंग को कहता है कि पता है इस एक्ट्रेस के बारे में भी हर कोई नेगेटिव कमेंट करता है, और चिनफे जिस तरह की नेगेटिव है उससे ज्यादा नेगेटिव तो उसकी असिस्टेंट है कॉफी, उसने तो मेरी जान खा रखी है। लेकिन शिंग तो चिनफे के अलावा एक शब्द भी नहीं सुन सकता था, वहां से चला जाता है। चिनफे हॉस्पिटल में बहुत से कामों में सबकी हेल्प कराया करती थी और ज्यादा से ज्यादा समय उस बच्ची शीशी के साथ गुजारती थी। वो एक ऑर्फन थी। अब एक दफा वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, लॉन में खड़ी हुई थी, देखती है कि इर्द गिर्द कोई भी नहीं है और स्पॉटलाइट भी पड़ रही है, तो वहां पर वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। और उस टाइम पर अपनी विंडो पे खड़ा हुआ डॉक्टर सिंह भी ये सीन देख लेता है और नोटिस करता है कि थोड़ी ही देर बाद चिनफे की वेस्ट में पेन हुई है, जिसके बाद वो डांस छोड़ वहां से निकल गई है। अब वो किचन में पहुंच जाती है और वहां पर देखती है तो चिकन सूप बना हुआ था। उसका बहुत मन कर रहा था वही सूप पीने को, लेकिन डॉक्टर सिंह कहने लगता है कि इसे तुम अपना ही समझो, जरा भी हेजिटेट ना हो, एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड डॉक्टर यू ने बनाया है और हम थोड़ा सा पियेंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद वो बातें करने लगते हैं। सिंह उससे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया था, तुम डांसर क्यों नहीं हो, एक्ट्रेस क्यों हो? वो कहती है क्योंकि एक्टिंग में ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन साफ पता चल रहा था कि उसका ये जवाब गलत है। सिंह कहता है कि डांस करते हुए मैंने तुम्हारी नजरों में एक अजीब ही चमक देखी थी। चिनफे भी पीछे नहीं रहती,
कहने लगती है कि तुम भी डॉक्टर क्यों, सर्जन क्यों नहीं। जब तुमने एक दफ़ा सर्जरी की थी शीशी की, उसका नाइफ निकाला था, तो मैंने भी देखा था तुम्हारी नज़रों में एक अजीब सी चमक थी। और बस उनकी बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है जब डॉक्टर यू ऊपर से पहुंच जाता है और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है, चोरी चोरी उसका सूप पीते हुए। बेचारे के लिए तो पीछे कुछ भी नहीं बचा था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं एक्चुअली चिनफे एक बहुत अच्छी डांसर थी और तो वो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में भी भाग लेती रहती थी और अक्सर विनर भी हो जाती थी। लेकिन 5 साल पहले उसने ये सारा कुछ छोड़ दिया था अपनी कुछ मेडिकल रीजंस की वजह से। बातों बातों में उसे एक नर्स के थ्रू पता चलता है कि शीशी की सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं ये लोग, लेकिन सर्जन इस वक्त तक यहाँ पहुंचा नहीं है और उसे जल्द ही सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टर शिंग ही उसका सर्जन होगा। वो हैरान होती है कि उसने तो बताया था वो सर्जरी नहीं करता, तो वो कहने लगती है लेकिन उसकी ट्रेनिंग चीफ सर्जन के अंडर हुई है और उसने जब भी काम किया था बहुत अच्छा किया था, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि उसने सर्जरी क्यों छोड़ दी थी। जबकि उधर हमें शिंग को दिखाते हैं वो ऑपरेशन थिएटर जाने वाला था, लेकिन ये सब करते हुए वो बहुत नर्वस हो रहा था। 5 साल बाद वो ऑपरेशन थिएटर में सर्जन के तौर पर कदम रखने वाला था। जब वो रेडी हो रहा होता है तो उसी टाइम पर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, उसे यादें आती हैं। एक दफ़ा वो ऑपरेशन थिएटर में था और वहीं पर ही कोई ब्लास्ट हो गया था या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसने ये सारा कुछ छोड़ दिया था और उसका बहुत डीप स्कार भी लगता है उसके मन पर। अब फाइनली शीशी की सर्जरी परफॉर्म होती है और वो लोग बाहर आकर बताते हैं कि सर्जरी तो सक्सेसफुल रही है। चिनफे शीशी की बहुत केयर करती थी। वो उसका फेवरेट फूड और उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेने के लिए बाहर चली जाती है। काफ़ी देर बाद जब वो वापस आती है तो पता चलता है कि शिंग बहुत परेशान खड़ा हुआ है क्योंकि शीशी को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था और अगर वो जल्दी होश में ना आए तो उसकी टांग पर इफेक्ट होगा, वो कभी भी दौड़ नहीं सकेगी। ये सुनकर चिनफे एकदम इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम्हें रियलाइज भी है कि अगर इंसान से उसका सपना छिन जाए तो वो किस चीज़ के सहारे जीता है। शीशी से उसका सपना नहीं छीनना चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम कैपेबल सर्जन ही नहीं थे। अगर नहीं कर सकते थे तो इसकी सर्जरी क्यों परफॉर्म की। वो उस पर ऐसे गुस्सा निकाल रही थी कि जैसे उसे अपना पास्ट याद आ रहा हो। अब नेक्स्ट डे वो बहुत परेशान खड़ी हुई थी और कुछ स्टॉक्स को अरेंज कर रही थी कि इतने में डॉक्टर शिंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि शीशी का फीवर भी डाउन हो गया, वो होश में भी आ गई है और अब बिल्कुल ठीक है, उसकी टांग को कोई भी खतरा नहीं। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाती है और तुरंत ही शीशी के पास जाती है। उसकी केयर करती थी, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती थी और डॉक्टर शिंग भी ये बात नोटिस करता था। उसे भी चिनफे की ये बात बहुत स्वीट लगती थी। अब उसी दिन रात के टाइम पर चिनफे और डॉक्टर शिंग का किचन में आमना सामना होता है। चिनफे उससे काफ़ी शर्मिंदा होती है और कहती है कि कल मैंने आपको बहुत बुरा भला बोल दिया था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। एक्चुअली शीशी को लेकर मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि पास्ट में मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। उसे बताती है कि मैं एक डांसर थी और सबसे इम्पॉर्टेंट डांसिंग कॉन्टेस्ट में जब मैं भाग लेने जा रही थी तो उसी टाइम पर एक टेरर अटैक हुआ था और लगता है कि ये उसी सीन की बात है जो कि हमें इस ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया गया था। वो कहने लगती है कि तब किसी ने मेरी जान बचा ली थी, लेकिन मेरा सपना हमेशा के लिए मुझसे छिन गया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इंसान मेरी जान ही ना बचाता क्योंकि अपने सपने के बगैर जीना बिल्कुल ना जीने के ही बराबर है। ये सुनते ही एक दफ़ा शिंग सैड हो जाता है क्योंकि लगता है कि उसे अच्छे से याद था कि उसने ही तब चिनफे को बचाया था, लेकिन चिनफे को नहीं पता था कि वो शिंग ही था। और उसकी इस बात की वजह से डॉक्टर शिंग बहुत सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्यों बोला कि काश वो इंसान मुझे बचाता ही ना। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर शिंग हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स को डेमो दे रहा था एक्सरसाइज से रिलेटेड और डेमो के लिए उसने चिनफे को वहां पर रखा हुआ था। उसे काफ़ी देर तक एक ही पोस्चर में खड़ा रखता था और चिनफे को लग रहा था कि मेरी कल वाली रूडनेस का शायद मुझसे बदला ले रहा है। यहाँ पर वो गिरने ही वाली थी कि डॉक्टर शिंग उसे संभाल लेता है और वो बाद में कहने लगती है कि तुम बहुत मीन हो, मैंने सोचा था कि बड़े स्वीट हो लेकिन तुम मुझसे बदला ले रहे थे। इतने में एक ओल्ड वुमन वहाँ पर आती है और कहती है कि लगता है मैंने इस लड़की को कहीं पर देखा है और फिर पहचान जाती है। कहती है कि तुम चिनफे हो ना, वही जो आजकल हिट ड्रामा में विलन के तौर पर आ रही है। और फिर उसके साथ एक फोटो भी बनाने लगती है। चिनफे उससे कहती है कि प्लीज़ ये फोटो कहीं आउट ना करना, सिर्फ अपने पास रखना। लेकिन वो लेडी कहाँ ठहरने वाली थी, उसने हर जगह वही फोटो पॉपुलर कर दी थी और अब हर कोई पहचान चुका था कि उनके हॉस्पिटल में वॉलंटियर वर्क करने के लिए एक मीन सी विलन लेडी आई हुई है। जबकि दूसरी तरफ कॉफी वो दोबारा से डॉक्टर यू के पास पहुंची हुई थी और अब उसे कुछ गिफ्ट्स देकर उसे ब्राइब करती है और कहने लगती है कि चिनफे बिल्कुल मेरी सिस्टर्स की तरह है, वो बहुत थक गई है, उसे 2 दिन का किसी तरह से ऑफ दिला दो। वो जाते जाते उसे कहने लगता है कि 10 बजे यहाँ पर लाइट और पानी ले जाना है और अपनी उस सिस्टर्स जैसी बॉस को भी बता देना। लेकिन
कॉफी उसे ये बताना भूल जाती है और उसी टाइम पर 10 बजे वो अपने हेयर वॉश करने के लिए पहुंची हुई थी, लेकिन वहां पर पहले तो पानी चला जाता है और फिर लाइट भी। अब ऐसी सिचुएशन में वो वहां पर फिसल के गिर गई थी और डॉक्टर शिंग उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाता है। वो बहुत खुद को टब में छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसने उसे देख लिया था। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं और वहां से जाने लगती है। एक्चुअली वो एम्बेरस हो रही थी, लेकिन जब उसे आइडिया होता है कि इस हालत में कोई और मुझे देखे उससे बेहतर है कि मैं डॉक्टर शिंग की ही हेल्प ले लूं, और फिर वो उसके लिए पानी गर्म करता है, उसे रूफ टॉप में लेकर जाता है और अपने ही सेव किए हुए पानी के थ्रू उसको हेयर वॉश कराने लगता है। वो उसका काफी मजाक भी उड़ाती है और कहती है कि ये मेरा शावर हेड है और तुम मेरे पोल। लेकिन डॉक्टर सिंह बहुत काइंड था, वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था और उसके बाद वो वहाँ पर नूडल्स भी बनाने लगता है। नूडल्स का फ्लेवर देखकर वो हैरान रह जाती है, ये फ्लेवर उसका फेवरेट था और बहुत कम लोगों को पसंद था। वो कहने लगती है कैसा कोइंसिडेंस है कि तुम भी यही खाते हो, और फिर वो उसे नूडल्स भी बना कर देता है और साथ ही साथ उसने अपना कोट भी उसे दिया था ताकि उसे ठंड ना लग जाए। अब जिनफे उसे थैंक्स कर रही थी नूडल्स के लिए, तो वो कहने लगता है कि थैंक्स की कोई बात नहीं, ये नूडल्स तुम्हारे ही तो है। और फिर पता चलता है कि एक्चुअली कॉफी ने उसी के ही नूडल्स उठाकर डॉक्टर यू को गिफ्ट किए थे कोई काम कराने के लिए, और डॉक्टर यू के नूडल्स शिंग ने उठा लिए थे और अब वही नूडल्स घूम फिर के दोबारा से जिनफे तक पहुंच चुके थे। वो कहने लगती है कि हॉस्पिटल में हर कोई मुझे पहचान रहा है और मुझे घूरने लगता है, मेरे पीछे पीछे फिरता है फोटोज लेने के लिए। शिंग उसे मशवरा देता है कि यहाँ पर मैक्सिमम 100 पीपल होंगे, तुम छुपने की बजाय उन सबके सामने ही फिरो, और फिर क्या होगा, फोटोज ले लेकर वो फाइनली तुमसे थक जाएंगे और उसके बाद तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम बिल्कुल उन्हीं जैसी हो जाओगी। और फिर हमें पता चलता है कि आजकल मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है और उस गांव में सिग्नल्स का प्रॉब्लम ही रहता है। सारे लोग परेशान थे कि हम ये फेस्टिवल किस तरह से मनाएंगे जब हम वीडियो कॉल तो दूर की बात सिंपल कॉल भी नहीं कर सक रहे। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जिनफे कुछ स्पेशल करने का सोचती है और सोचती है कि क्यों ना वो लोग खुद से यहाँ पर मिड ऑटम फेस्टिवल की सेलिब्रेशंस करें। वो बहुत सारे काम कॉफी के जिम्मे लगा देती है और कॉफी पहुंच जाती है डॉक्टर यू के पास उसकी हेल्प लेने के लिए और दोबारा से उसे गिफ्ट में कुछ दे रही थी, और अब की बार वो मिल्क टी थी, लेकिन वो कहता है नहीं मुझे तो कॉफी पसंद है, और वो शर्माने लगती है कि तुम मुझे लाइक करते हो। अब वो बहुत से कामों में उसकी हेल्प लेती हैं और उसके साथ साथ जिनफे उसने तो अपने हिस्से के काम वहाँ के पेशेंट से ही करा लिए थे। वो उन सारों के साथ मिलकर सेल्फीज बनाती है, उनके साथ एंजॉय करती है और फिर उनसे अपने हिस्से के काम भी करा लेती है। वो सारे लोग मिलकर वहाँ की सेलिब्रेशन के लिए डेकोरेशंस करने लगते हैं। अब फाइनली शाम को वो लोग अपना फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चिनफे स्टेज पर आती है और एक सॉन्ग गाने लगती है। सबने सोचा था कि एक्ट्रेस है तो गाना तो बहुत अच्छा गाती होगी, लेकिन उसने इतना बुरा गाया था कि डोरेमोन के जान को भी पीछे छोड़ दिया था। और फिर इतने में वहाँ पर बारिश भी आने लगती है। सारे लोग कोई ना कोई शेल्टर तलाश कर लेते हैं। अब जिनफे सोच रही थी कि मेरा क्या, एक प्रोफेशनल तो अपनी परफॉर्मेंस छोड़कर नहीं जाएगा, और इतने में डॉक्टर शिंग वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर पहुँच जाता है उसकी रेस्क्यू के लिए। वो कभी भी उसे निराश नहीं करता था, हमेशा उसकी हेल्प को पहुँचता था। और फिर फाइनली वो बहुत खुशी से बैठी हुई थी कि देखा लोग मेरे गाने को कितना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये तो कॉफी ही जानती थी। वो कॉफी से वीडियो भी दिखाने को कहती है। वो कहती है कि प्लीज साइलेंट करके वीडियो को देखना, और वीडियो देखने के बाद उसे ये नोटिस ही नहीं होता कि वो बेसुरा गा रही है, बल्कि उसे एक ही चीज नोटिस थी, और वो ये थी कि बारिश की वजह से उसका आई मेकअप बिखर गया था। वो गुस्सा कर रही थी कि शिंग वहां पर आ जाता है और उससे कहने लगता है कि इतनी दूर से लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा, इसलिए तुम परेशान ना हो। और वो कहती है कि हाँ बात तो तुमने अच्छी की है, क्यों ना मैं तुम्हें दोबारा बदले में गाना सुना कर दिखाऊं। लेकिन शिंग ये टॉर्चर नहीं लेना चाहता था और कहता है कि इस वक्त लोग सो रहे हैं, उनको प्लीज डिस्टर्ब ना करो। और फिर वो चेक करने लगता है कि कहीं बारिश में भीगने की वजह से उसे फीवर तो नहीं हो गया, और उसके हाथ लगाने से चिनफे ब्लश कर रही थी। और फिर वो भी बदले में उसका फीवर चेक करने लगती है और उससे पूछती है कि अब तुम क्यों ब्लश कर रहे हो। उनकी बातें बाहर खड़ी कॉफी सुन लेती है, जिसे डॉक्टर शिंग पर शक होने लगता है। वो दोबारा से यू के पास जाती है एक गिफ्ट लेकर, और बदले में उससे शिंग के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने लगती है कि कहीं ये कोई ठरकी तो नहीं, ये आखिर क्यों चिनफे की इतनी हेल्प करता है और इसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। इसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, उसे पता चलता है कि ये तो कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा। हाँ, लेकिन एक सेलिब्रिटी पर इसका बहुत क्रश था, और वो सोचने लगती है कि कौन सी सेलिब्रिटी है, क्या चिनफे है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता। अब नेक्स्ट डे डॉक्टर शिंग चिनफे की एक और हेल्प करता है, और वो ये कि उसे इस हॉस्पिटल से दूर एक और नेचर के पॉइंट पर लेकर जाता है। एक्चुअली बहाना तो उसने ये बनाया था कि पास के एक और क्लिनिक में वो वहाँ पर हेल्प करने के लिए जाएंगे, लेकिन काम जल्दी ख़त्म करके वो लोग नेचर एंजॉय करते हैं। यहाँ चिनफे का पैर मुड़ जाता है और फिर डॉक्टर शिंग उसे पिगी बैग कैरी करता हुआ वहाँ से ले जाने लगता है। वो कहती है कि डॉक्टर्स इतने स्ट्रांग होंगे, मैंने सोचा भी नहीं था, और अपनी और उसकी एक फ़ोटो भी बनाती है। और फिर वो उसके पैर को बिल्कुल ठीक कर देता है अपनी थेरेपी के थ्रू। तो चिनफे भी उससे पूछती है
कि तुम ये पहले भी कर सकते थे, तो फिर मुझे इतनी देर कैरी करने की क्या जरूरत। एक्चुअली शिंग को तो बहाना चाहिए था उसके क्लोज आने का। हम एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। चिनफे जब स्कूल में हुआ करती थी तो वहाँ पर एक बच्चे को सब बुली किया करते थे और उस बच्चे को वो लोग निकनेम चबी कभी दिया करते थे। एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शिंग ही था और उसको हमेशा से चिनफे ही बुलिस से बचाया करती थी और उसको चीयर अप करने के लिए कैंडीज भी देती थी। इवन के एक दफ़ा उसकी सिंगिंग परफॉर्मेंस थी और वो बहुत नर्वस था और वो उसके साथ डांस करते हुए उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करते हुए उसे हमेशा चीयर किया करती थी। और फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। आज डॉक्टर शिंग बहुत एक्साइटेड नजर आ रहा था और यू जब उसका लैपटॉप चेक करता है तो पता चलता है कि एक्चुअली वो चोरी चोरी चिनफे के लिए एक फैन प्रमोशनल वीडियो बना रहा है। लेकिन इतने में एक मुसीबत आ जाती है। कॉफी वहाँ पर आई थी जो कि बता रही थी कि चिनफे कहीं नहीं मिल रही और लैंड स्लाइडिंग की वजह से वहाँ पर सिग्नल कुछ अरसे से काम नहीं कर रहे थे। वो लोग उसे फोन पर कॉन्टेक्ट भी नहीं कर सकते थे। इतने में रिसेप्शन के थ्रू उन्हें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले एक कॉल आई थी, चिनफे का पार्सल आया था, मे बी वो वही रिसीव करने के लिए गई हो। लेकिन ये सुनते ही डॉक्टर शिंग बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि चिनफे यहाँ पर नहीं थी और यहाँ के सारे रास्ते बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। उसे डर था कि वो वादियों में कहीं खो ही ना जाए और रियल में भी कुछ ऐसा ही होता है। चिनफे अपना पार्सल रिसीव करने के बाद वापस आ रही थी कि इतने में वो रास्ते में खो जाती हैं। उसके सामने ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। वो गाड़ी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और फिर उस गाड़ी में से हल्क की तरह से एक लड़का निकलता है जो कि लगता है हमारा सेकंड लीड होगा और उसका नाम यांज़े था। यांज़े गाड़ी में मौजूद दूसरे इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा था, अंदर घुस नहीं सकता था। यहाँ पर वो चिनफे को हेल्प के लिए बुलाता है। वो बहुत स्मार्ट थी तो अंदर जाकर नाइफ के थ्रू सीट बेल्ट काटने लगती है ताकि दूसरे पैसेंजर को वहां से बचा सके। एक्चुअली वो एक फॉरेनर था और यहाँ पर ये सारा कुछ करते हुए चिनफे को काफी चोट भी लग जाती है। लेकिन इतने में उस गाड़ी में से पेट्रोल लीक होने लगा था। यांज़े चिनफे को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो हेल्प करने पर इंसिस्ट कर रही थी और फिर वो दोनों मिलकर उस फॉरेनर को वहां से बाहर निकालते हैं। थोड़ी ही देर में शिंग भी वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वो देखता है तो गाड़ी में ब्लास्ट हो चुका था और वहीं पर ही उसने लास्ट टाइम चिनफे को खड़े हुए देखा था। वो बहुत बेचैन हो जाता है और उसे आवाजें देने लगता है। वो उसे चिनफे की बजाय चिन श्याओफे बुला रहा था जो कि उसके बचपन का नाम था और जैसे ही वो उसे नजर आती वो तुरंत ही उसे हक कर लेता है, मानो वो उसे खो जाने से बहुत डर रहा था। ये बात बहुत स्पेशल थी, चिनफे ने भी फील की थी और वो उसके हाथ की छोटी सी चोट को लेकर बहुत परेशान हो रहा था और उसकी केयर करने लगता है। इतने में पीछे से यांज़े की आवाज आती है कि अगर तुम वहां से फारिग हो गए तो कुछ हमें भी देख लो। वो बेचारे तो जैसे मर नहीं वाले थे, वो दोनों इतने घायल थे कि मर नहीं वाले थे, लेकिन डॉक्टर को वो नजर आने की बजाय चिनफे की छोटी सी चोट ही नजर आ रही थी। अब शिंग हॉस्पिटल जाता है और चिनफे को स्टिचेस लगाता है। वो उससे कहता है कि कोई छोटी चोट नहीं थी, लेकिन चिनफे ने नोटिस किया था कि वो बहुत रूड और बहुत कोल्ड लग रहा है। वो उससे बहुत पूछती है कि तुम गुस्से में क्यों हो, लेकिन वो कोई भी बात का सीधे मुंह जवाब ही नहीं देता और उसके बाद वो चला जाता है यांज़े से मिलने के लिए। यांज़े एक्चुअली उसका बहुत पुराना फ्रेंड था। इवन के ये कहा जाए कि उसके बेस्ट फ्रेंड में से एक था तो गलत नहीं होगा क्योंकि वो उसके बारे में सारी डिटेल्स जानता था और उससे कहने लगता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह से चिनफे से मिल जाओगे दोबारा से। लगता है कि वो जानता था कि शिंग के मन में चिनफे का क्या स्टेटस है। इतने में चिनफे वहां भी पहुंच जाती और बार बार शिंग से पूछ रही थी कि तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे और इसी बीच सारा गुस्सा उसने यांज़े की जख्मी हुई टांग पर निकाल दिया था। इतने में उसका नाम सुनती है यांज़े तो उसे कुछ याद आने लगता है। एक्चुअली उसने शिंग की गाड़ी में अपना फैन पिलो देखा था तो शिंग ने उसे झूठ बोल दिया था कि मेरे फ्रेंड यांज़े ने मुझे गिफ्ट में दिया है, वो तुम्हारा फैन है। वो बहुत खुश होती है, कहती है तुम मेरे फैन हो और यांज़े सुनकर हैरान रह जाता है और उसके सामने एक और सेलिब्रिटी का नाम लेकर कहता है कि नहीं मैं तो उसका फैन हूँ। और ये सुनकर चिनफे को लगता है कि फैन तो थे, फिर क्या हेटर में बदल गए हो। और बस शिंग उसे पकड़कर वहां से बाहर ले जाता है और फिर अपने साथ आउटिंग पर भी ले गया था। चिनफे इतनी भी मासूम नहीं थी, वो समझ गई थी कि एक्चुअली तुमने अपने फ्रेंड का तो सिर्फ नाम लिया था, इनफैक्ट तुम ही मेरे फैन हो। और वो आगे से उसे कहने लगता है कि मैं सिर्फ एक फैन नहीं हूँ। चिनफे उससे कहने लगती है कि मुझे ऐसे फील हो रहा है कि तुम जस्ट फैन नहीं बल्कि बहुत लंबे अरसे से मेरे एडमायरर हो। अब उसके बाद वो कोई और बात कर दे। इसके साथ ही चिनफे को याद आने लगता है कि इसने मुझे ब्लास्ट के टाइम पर चिन श्याओफे के नाम से बुलाया था, इसे मेरा ये नाम कैसे मालूम। पर वो उससे कुछ भी पूछती उससे पहले ही वहां पर कॉफी आ जाती है और उनको एक बैड न्यूज देती है। वो फॉरेनर अब होश में आ गया था और वो बताता है कि वो सस्पेक्ट कर रहा है कि उसे HIV पॉजिटिव है। उसने टेस्टिंग के लिए अपने सैंपल्स दिए हुए थे लेकिन अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए थे।
और इसी बीच जब वो जख्मी था तो उसे रेस्क्यू करते हुए चिनफे उसके ब्लड से कांटेक्ट में आई थी। ये सुनते ही उन सारों के पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। चिनफे तो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन शिंग उसे हौसला देता है और कहता है कि अगर वो पॉजिटिव हुआ भी तो भी तुम्हारा उससे कांटेक्ट में आने के बाद 1 in 1000 चांस बनता है इन्फेक्टेड होने का, लेकिन फिर भी चांस तो बनता था और ये एक जान लेने वाली बीमारी थी। वो बोलता है कि अगर तुम्हें 24 घंटे में ब्लॉकर लग गया तो फिर तुम सेफ हो सकती हो, लेकिन इन्हीं 24 घंटे के अंदर अंदर। अब वो इर्द गिर्द के सारे मेडिकल स्टेशंस का पता चलाता है जो कि वहाँ के करीब के गाँव में थे, शायद कहीं से ब्लॉकर मिल जाए। और अगर वो शहर से ब्लॉकर मंगवाते बड़े शहर से ब्लॉकर मंगवाते तो लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बनते, उसे आते आते 2 दिन लग जाते और उसकी कोई एफिकेसी न रहती। यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था डॉक्टर बाय, और उसे देखकर लग रहा था कि वो ये जान चुकी थी कि डॉक्टर शिंग के लिए चिनफे कितनी इंपॉर्टेंट है। वो कहीं ना कहीं उसे जेलस भी हो रही थी। यहाँ बातों बातों में चिनफे बाय से पूछती है कि तुम तो उसे काफी अच्छे से जानती हो, काफी क्लोज लगती हो, बताओ ना डॉक्टर शिंग ने सर्जरी क्यों छोड़ दी थी। लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देती, कहती है कि बहुत पर्सनल था इसीलिए मैंने उससे पूछा ही नहीं। और जाते जाते शिंग ने उसके लिए एक गिफ्ट भी रखा था और उसने उसे हिम्मत दिलाने को कहा था और साथ में एक कैंडी दी थी और बोला था कि मेरा वेट करना, मैं सितारे ढलने से पहले ही, मैं अगला दिन निकलने से पहले पहले यहाँ पहुँच जाऊंगा। लेकिन यह इंतजार बहुत लंबा था। एक तरफ तो चिनफे बहुत परेशान थी, दूसरी तरफ कॉफी उसकी शक्ल भी देखने वाली थी। वो तो चोरी चोरी रोए भी जा रही थी क्योंकि उसे चिनफे की बहुत परवाह हो रही थी। उन्होंने एक सिग्नल रिसीवर लिया था और अब वो सेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब कॉफी इतनी परेशान थी तो उसे चीयर अप करने के लिए डॉक्टर यू भी वहाँ आ जाता है, जो कि दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। और यू उसे हंसाने की, उससे खेलने की काफी कोशिश करता है कि किसी तरह से इसका मूड अच्छा कर दे। जबकि दूसरी तरफ चिनफे बार बार उसी कैंडी को देखे जा रही थी और फिर उसे याद आता है कि यही कैंडी मुझे किसी ने गिफ्ट में दी थी बचपन में भी, और वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल का चबी बॉय था। और उसका रियल नेम भी उसके माइंड में एकदम फ्लैश कर रहा था। उसका नाम शिंग जिजी था। वो जान जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि यही डॉक्टर शिंग था जिसे मैं स्कूल में भी जानती हूँ। तो अब तो उसका वेट करने के लिए और भी बेचैन हो जाती है। वो दोनों बचपन में फ्रेंड्स हुआ करते थे। जब उनका सिग्नल रिसीवर सेट हो जाता है तो मैनेजर रेन को कॉफी की कॉल आती है। वो उस टाइम पर एक और सेलिब्रिटी के साथ बैठा हुआ था और उसे परसू कर रहा था कि किसी तरह से वो उसकी एजेंसी ज्वाइन कर ले। यहाँ पर बार बार कॉफी की कॉल्स आ रही थी और ये दूसरी सेलिब्रिटी भी देख लेती जिसका नाम च्यू च्यू था। जैसे ही रेन वो कॉल उठाता है तो उसके मुंह से ऊंची आवाज में निकल जाता है, क्या HIV? और बस च्यू च्यू ने उसकी बातें सुन ली थी। उसे अंदाजा हो चुका था कि ये मेडिकल इमरजेंसी की कॉल किसी और के बारे में नहीं बल्कि चिनफे के बारे में ही होगी, क्योंकि उसी की असिस्टेंट की कॉल है। उधर चिनफे उसके बाद शिशी के पास जाती है और उसके साथ कुछ समय बिताती है। वो यहाँ पर बार बार डॉक्टर शिंग का जिक्र कर रही थी तो शिशी भी उसे छेड़ने के लिए कह देती है कि आपको अपनी मेडिसिन से भी ज्यादा लगता है कि डॉक्टर शिंग का इंतजार है। और असल में भी कुछ ऐसा ही था। और फिर काफी देर बाद जैसा कि वादा किया था, सुबह निकलने से पहले शिंग वहां वापस लौट आता है, लेकिन उसके फेस को देखकर लग रहा था कि उसे ब्लॉकर नहीं मिला। अब उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में ले जाते हैं। एक्चुअली शिंग से चिनफे ने वादा किया था कि जब उसकी सिंगिंग परफॉर्मेंस होगी तो वो आएगी और उसका साथ देगी, उसके साथ डांस करेगी। लेकिन उस टाइम पर बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था जब वो नर्वस हो गया था और उस दिन चिनफे ने स्कूल छोड़ दिया था, वो नहीं आई थी। अब शिंग इतना डिसअपॉइंटेड हो गया था कि उसने चिनफे की दी हुई कैंडीज को भी फेंक दिया था और साथ ही उस पर बहुत गुस्सा किया था कि तुम कितनी सेल्फिश हो। और फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। एक्चुअली शिंग ने बहुत कोशिश की थी लेकिन उसे आसपास के किसी गांव से भी ब्लॉकर मेडिसिन नहीं मिली थी। शिंग उसका घाव चेक करना चाहता था, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो अपना हाथ छुड़ा लेती है क्योंकि उसे डर था कि उससे इन्फेक्शन किसी और में ट्रांसफर ना हो जाए। वो उसके सामने तो बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती है लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरी हुई थी। वो पूछती है कि मेरे टेस्ट के रिजल्ट कब आएंगे। शिंग उसे बताता है कि टुमारो मॉर्निंग, लेकिन वो कहती है कि इंतजार करना, जब इंसान बेचैन हो तो बहुत मुश्किल टाइम गुजरता है। वो बोलता है कि सारी रात मैं तुम्हारे साथ जागूंगा क्योंकि नींद तो तुम्हें भी नहीं आएगी इंतजार में। और फिर वो दोनों रूफ टॉप पर चले जाते हैं क्योंकि चिनफे ने कहा था कि मैं स्टार्स देखना चाहती हूँ। शिंग को अंदाजा हो गया था कि चिनफे बहुत सैड है। उसकी किस्मत आज खास तौर पर बहुत खराब थी क्योंकि स्टार्स भी नहीं निकले थे, नाइट क्लाउडी थी। लेकिन शिंग उसके लिए कुछ स्पेशल करता है, स्टार्स वाली लाइटिंग लेकर आ गया था और उसे कहने लगता है कि तुम्हें स्टार्स में लाजमी दिखाऊंगा। लेकिन वो लाइटिंग बहुत पुरानी थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम था सर्किट्स में, वो कभी ऑन हो जाती थी तो कभी ऑफ। बड़ी मुश्किल से एक दफा ऑन होती लेकिन जैसे ही चिन उसे छूने लगती है वो ऑफ हो गई थी। पर शिंग ने हार नहीं मानी थी। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ और उसके बाद अपना फोन ऑन करके
शिंग उसे स्टार्स दिखाने लगता है। वो देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम विश भी मांग सकती हो। लेकिन वो जैसे ही विश मांगने लगती है उसी टाइम पर उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी। वो कहता है तुम परेशान ना हो, मेरे पास पावर बैंक है। पर पावर बैंक की बैटरी भी ख़त्म थी। वो दूसरा पावर बैंक लेने जा रहा था, लेकिन यहाँ पर चिनफे उसे रोक देती है और कहती है कि तुम मेरी बैड लक का किसी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। वो इस वक्त हिम्मत हार चुकी थी और कहने लगती है कि मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है, मैं जहाँ पर जाऊँ खुद के लिए और दूसरों के लिए मुसीबतें लेकर आ जाती हूँ, इसलिए प्लीज़ तुम इससे ज़्यादा और कोई कोशिश ना करो। उसे परेशान देखकर शिंग परेशान हो जाता है और तुरंत ही आकर उसे हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ ऐसे ना बोलो, गुड लक हो या बैड लक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके हक करते ही वो स्टार्स वाली लाइटिंग ऑन हो जाती है और वही फॉरेनर वहाँ पर रूफ टॉप पर नाचता गाता आ जाता है और आते ही चिनफे को गले लगा लेता है। कहता है कि मेरे टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं, मेरा HIV नेगेटिव आया है, इसलिए तुम्हें भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। शिंग उन दोनों को अलग करता है और उसके बाद चिनफे इतनी खुश थी कि उसने शिंग को हक भी किया था और एक किस भी। वो बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही तुमने मुझे हक किया तो मेरे लकी चार्म थे, मेरा सारा कुछ ठीक होता जा रहा है। और साथ ही साथ वो उसे चबी के नाम से बुलाती और कहने लगती कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, बचपन में तुम बहुत स्टूपिड दिखते थे लेकिन अब काफी प्रेजेंटेबल हो गए हो। वो उसे पूछने लगता है कि उस दिन मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया था, तुम क्यों नहीं आई थी? वादा किया था कि मेरी सिंगिंग परफॉर्मेंस में आओगी मेरा साथ देने। और वहीं पर ही चिनफे को याद आने लगता है कि उस दिन उसके डैड की डेथ हो गई थी, उस टाइम पर जब वो अपनी बेटी के लिए डांसिंग शूज़ लेने के लिए गए थे। और इसी वजह से सारे लोग उसे बुरा भला बोल रहे थे कि अपने डैड के लिए एक बैड लक साबित हुई है। लेकिन ये बात वो शिंग को नहीं बताती और कहती है अरे तुमने उस प्रॉमिस को सीरियस ले लिया, मैंने तो स्कूल ट्रांसफ़र करा लिया था और उसके बाद मुझे तो तुम्हारी याद भी नहीं आई। वेल अब शिंग वहाँ से जाने लगता है। उसे तो इतना भी याद था कि कितने साल और कितने दिन भी हो चुके हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि वही फॉरेनर एक्चुअली वो एक फ्रेंच मैन था और सोशल मीडिया पर बहुत फेमस था। वो अपनी एक लाइव स्ट्रीम करता है जिसमें बताता है कि किस तरह से चिनफे ने उसकी जान बचाई थी एक और रेस्क्यू टीम के मेंबर यान जी के साथ। और वो चिनफे को अपनी लाइव स्ट्रीम पर भी लेता है और इसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत आसमान को छूने लगी थी। उसके सोशल वर्क और उसके बाद किसी की जान बचाने के बाद हर कोई उसके बारे में पॉजिटिव ही बोल रहा था और ऐसे जैसे उसकी कंट्रोवर्सी दबती जा रही थी। ये देखकर उसका मैनेजर भी बहुत खुश होता है और असिस्टेंट भी। मैनेजर रिन उसे तुरंत ही कॉल करता है और कहता है कि तुम कल ही टिकट कराओ और वापस आ जाओ, क्योंकि उसने एक इवेंट में शामिल होना था। वो बोलता है कि अभी 5 दिन रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इससे बड़ा अच्छा चांस कोई भी नहीं आएगा। अगर तुमने इवेंट अच्छे से हैंडल किया तो तुम वापस वैसे ही पॉपुलर हो जाओगी जैसे तुम डिजर्व करती हो। अब ये सोशल वर्क इस तरह से बीच में छोड़ के जाने का चिनफे का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसे जाना पड़ता है। जबकि उधर शिंग उसे यान जी कह रहा था कि तुम उसे अपने दिल का हाल बता क्यों नहीं देते। लेकिन वो बोलने लगता है कि पता नहीं उसकी लाइफ में मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ या नहीं हूँ। मेरी लाइफ तो वहीं की वहीं खड़ी रह गई थी जब बचपन में मैं उससे प्यार कर बैठा था, मैं कभी मूव ऑन नहीं कर सका। और तो उसने पेरिस में भी उसकी जान बचाई थी। वो बोलता है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा कि उस टेरर अटैक में मैंने उसे बचाया था, वरना वो कभी भी मेरे साथ थैंकफुल नहीं होगी। वो तो चाहती थी कि तब उसकी जान ही चली जाती। वो ये भी बोलता है कि मैं उसे प्रपोज नहीं कर सकता क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और मैं एक आम इंसान। यान जी बोलता है कि लगता है तुम इनसिक्योर हो रहे हो। वो तो मानो उसे चैलेंज ही कर देता है। अब शिंग उसे एक दफ़ा अपने साथ आउटिंग पर लेकर जाता है। वहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा था, वो लोग इकट्ठे काफ़ी इंजॉय करते और फोटोज़ भी बनाते हैं। एक दफ़ा शिंग ने चिनफे को कह ही दिया था कि मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड या फ़ैन नहीं रहना चाहता, मैं इससे बढ़कर तुम्हें परसू करना चाहता हूँ। पर इससे पहले कि वो इस बात को सीरियस लेती, वो हंसने लगता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। लेकिन बाद में उसने मिरर के सामने खड़े होकर उसे आई लव यू बोलने की बहुत प्रैक्टिस करी थी और उसके बाद वो उसी के कमरे में जाने लगता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली चिनफे को गुड बायज बिल्कुल पसंद नहीं। वो हमेशा ये करते हुए सैड हो जाती है, इसीलिए लोगों से मिले बगैर हमेशा मूव ऑन कर जाती थी। आज उसकी असिस्टेंट भी यही कहती है कि सारे स्टाफ से मिलकर जाना और स्पेशली डॉक्टर शिंग को गुड बाय ज़रूर कहना। कॉफ़ी उस पर और शिंग पर शक न करे, इसी बात को लेकर वो कहने लगती कि वो इतना भी स्पेशल नहीं, बस एक पुराना क्लास फेलो है जिसे मुझसे बिछड़े हुए 18 साल हो गए और हमने कभी कांटेक्ट ही नहीं रखा। तो अब गुड बाय कहने का क्या मतलब, लाइफ में पता नहीं आगे मिलना है कि नहीं। और इसी बात से बेचारे शिंग का दिल टूट जाता है कि इसकी नज़र में मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लास फेलो हूँ। लेकिन शिंग की तो लाइफ ही उसी के गिर्द घूमती थी। यहाँ पर वो इतना निराश होता है कि चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो हार्ट ब्रोकन हो गया था। जबकि कॉफ़ी वो गई थी डॉक्टर यू के पास, उससे अपना नंबर एक्सचेंज कर लिया था और कहा था कि मैं तुम्हारी वही वाली वीडियो जिसमें तुम शर्टलेस थे किसी डेटिंग वेबसाइट पर डाल दूंगी, वरना ये जान लो कि तुम डॉक्टर शिंग की तरफ मेरे एक स्पाई हो। तुमने मुझे उसकी हर खबर देनी है। एक्चुअली वो उसे और चिनफे को लेकर बहुत सीरियस थी।
आज स्टाफ के लोग भी डॉक्टर शिंग से कहने लगते हैं कि क्यों ना हम चिनफे को एक फेयरवेल दें, उसने यहाँ पर कितना अच्छा काम किया और वैसे भी आपके तो वो सबसे ज़्यादा क्लोज थी। लेकिन वो कहने लगता है कि मेरे लिए तुम सारे एक बराबर हो और चिनफे भी। और फिर जाने से पहले चिनफे शिशी के पास आती है और उसे जिन्ना की एक फ़ोटो देती है और कहती है कि तुम इसकी फ़ैन हो ना तो इसे अपने पास रखना। वो बोलने लगती है कि मुझे आपकी भी एक फ़ोटो चाहिए, आपकी हेटर हो ना तो जब भी मुझे गुस्सा आएगा आपकी फ़ोटो देख लिया करूँगी। वो कहने लगती है कि मुझे पता है तुम मन ही मन में मुझे लाइक करने लगी हो। और वाकई कुछ ऐसा था। जैसे ही चिनफे वहाँ से जाने लगते तो शिशी रोने लग गई थी और वो उसे हग करके गुड बाय कहती है और कहती है कि आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। चिनफे ने सोचा था कि अब शिंग से मिलने का टाइम आ गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि शिंग ने उसकी बातें सुन ली है और वो हार्ट ब्रोकन है। वो तो रूफ टॉप पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसे पता चलता है कि वो रूफ टॉप पर है तो वहाँ जाती है, लेकिन शिंग वहाँ से पहले ही निकल चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग चिनफे ने वहाँ से चले जाना था और शिंग को तो उसने देखा ही नहीं था। वो काफ़ी सैड सी भारी दिल के साथ जा रही थी कि अचानक से शिंग उसे नज़र आ जाता है। वो तो उसे देखते ही खुश हो गई थी, लेकिन शिंग उससे बहुत कोल्डली और रूडली बात करता है तो उसका मूड भी ख़राब हो जाता है। इवन कि उसने तो शिंग को ये भी कहा था कि मुझे सी ऑफ करने के लिए तुम ही चलो। उसे गाड़ी की चाबी भी दी थी, लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया था। अब यानजी यहाँ पर आकर उन दोनों को कवर करने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह से इनकी लड़ाई ना हो। लेकिन वहाँ से जाते हुए शिंग को उसकी हेल्थ की केयर थी तो वो उससे कहने लगता है कि अगर कभी भी तुम्हें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत हो तो मेरा कार्ड रखो, मुझसे कांटेक्ट कर लेना। लेकिन वो भी बदले में उसका कार्ड लेने से इनकार कर देती है। अब यहाँ पर यानजी उसको ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। चिनफे और शिंग के बीच जैसे दूरियां बढ़ रही थी, उनके फासले बढ़ने के साथ साथ एक साल पहले भी चिनफे के साथ कुछ इस तरह का हुआ था कि उसका दिल टूट गया था। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम जाओ मिंग था और मैनेजर रिन ने उसे उसकी कुछ फोटोज दिखाई थी और बताया था कि वो तुम्हारे साथ चीट कर रहा है। ये सुनते ही चिनफे ऐसे एक्ट करने लगती है कि जैसे वो पहले ही उससे ब्रेकअप कर चुकी है। इनफैक्ट वो बोलती है मैंने ही उसे डंप किया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। चिनफे का दिल टूटा था और वो वहाँ से जाते जाते उसकी दी हुई रिंग भी डस्टबिन में फेंक कर ही जाती है। फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। अब चिनफे उसी इवेंट में पहुंचने के लिए एक जगह पर पहुंच जाती है। मैनेजर रिन उसका वेट कर रहा था और फिर यहाँ पर उसका आमना सामना अकेले में एक को स्टार से हो जाता है जो कि उसकी राइवल थी और उसका नाम था वेवे। वो जानबूझकर उसे प्रोवोक करती है कि तुमने मेडिकल वेलफेयर का चर्चा इसीलिए किया था ना ताकि तुम्हारा इमेज बेटर हो सके। चिनफे उसे कुछ सख्त बातें कह देती है और एक्चुअली वो उसकी सारी रिकॉर्डिंग कर रही थी। वो ये सारा कुछ चिनफे के खिलाफ मिसयूज करेगी। अब वो लोग चिनफे को वहाँ रेडी करने लगते हैं क्योंकि उसकी पब्लिसिटी बहुत अच्छी जा रही थी और मैनेजर रन को लगता था कि सब कुछ अच्छा होगा। वो उसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है, सिर्फ तुमने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि अपने गुस्से को काबू रखना और कोई भी फजूल बात मत बोलना। और फिर फाइनली वो इवेंट स्टार्ट हो जाता है। रेड कारपेट पर चिनफे का बहुत अच्छा वेलकम हो रहा था। वहाँ पर कुछ रिपोर्टर भी उससे इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे हुए थे। यहाँ पर वो यही बताती है कि मेडिकल वॉलंटियर का काम मैंने किसी पब्लिसिटी के लिए नहीं किया और हकीकत भी यही थी। लेकिन वहाँ पर एक रिपोर्टर उसकी रिकॉर्डिंग चलाने लगता है, वही जो वो वे से बातें कर रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह की एडिटिंग की गई थी कि जिससे चिनफे का नेगेटिव में जा रहा था और ऐसा लगता था कि उसने ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया है। और वो उसे ये भी कहने लगते हैं कि आज तो ये चैरिटी डोनेशन का इवेंट है तो आप कितनी चैरिटी कर रही हो आज दिखावे के लिए। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आप लोग मुझ पर तो शक कर सकते हैं, ठीक है करें, आपको एक हॉट टॉपिक मिलेगा, लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग उन डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सारे भी मेरी साजिश का हिस्सा थे। जो भी चैरिटी दूँ ये मेरा अपना काम है। आपने कितनी चैरिटी की है, कितने वेलफेयर के काम किए हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? और इसी बात पर सारे लोग यही कहने लगते हैं कि चिनफे का गुस्सा बहुत ख़राब है और उसने कितनी सख्ती से रिपोर्टर से बात की है। वो एक्चुअली अपने गुस्से को कभी कंट्रोल में नहीं रखती थी और स्ट्रेट बात करती थी, इसी वजह से वो हमेशा फंसी जाती थी। अब उसके बाद रेड कारपेट पर श्याओ श्याओ आती है। ये वही सेलिब्रिटी थी जिस पर यांजे का क्रश था और वो यहाँ पर तो काफ़ी स्वीट दिखाई दे रही थी। इनफैक्ट वो ड्रेसिंग रूम में अकेले में आकर चिनफे से मिलती भी है और उससे कहती है कि देखना टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा आगे। और इसके साथ साथ वो कहती है कि तुमने स्वॉर्नर को बचाकर बहुत अच्छा काम किया था। वो बोलती है मेरे साथ साथ एक और वर्कर भी था जिसने ये किया था और वो था तुम्हारा एक फैन, उसका नाम था यांजे। वो यहाँ पर श्याओ श्याओ से यांजे के लिए ऑटोग्राफ भी ले लेती हैं और श्याओ श्याओ बहुत खुशी ये सारा कुछ देती है और चिनफे को वीचैट पर ऐड भी कर लेती है। उधर शिंग ने भी देखा था कि जैसे ही वो दोबारा अपने शहर में पहुंची थी उसने एक और मुसीबत को गले लगा लिया था। वाकई चिनफे उसकी किस्मत थोड़ी तो खराब थी ही सही। और वो मिरर के सामने खुद पर ही गुस्सा कर रही थी कि क्या तुम अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद नहीं कर सकती थी।
अब उसके बाद उसे लगा था कि हर तरफ से उसे नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे होंगे, लेकिन इतने में आज कुछ डिफरेंट था उसके फ़ोन पर, और वो था कि जो उसकी मेडिकल टीम के साथ ग्रुप चैट थी उसमें सारे लोग चिनफे को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि वो जानते थे कि ये सारा कुछ उसने दिखावे के लिए नहीं किया था। और वो उसे उसका सूटकेस भी खोलने को कहते हैं। वो सूटकेस खोल कर देखती है तो पता चलता है कि उन लोगों को पहले से ही पता था कि चिनफे को गुड बाय कहना पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने उसे सी ऑफ नहीं किया था। लेकिन उसके सूटकेस में उसके लिए बहुत सारी यादें रखी थी और गिफ्ट्स भी। ये सब देखकर वो मुंह फाड़ फाड़ के रोने लगती है। कॉफी हैरान थी कि तुम्हें तो सारों ने इतना सपोर्ट किया, तुम क्यों रो रही। वो कहती है कि इस सब की तो अलग बात है, लेकिन शिंग उसने मुझे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं किया, क्या उसे भी तो पता है कि मैं मुसीबत से गुजर रही हूँ। उधर शिंग उसे सब रियलाइज था, लेकिन वो क्या करता, उसके दिल पर तो पत्थर आ चुका था चिनफे की बातों की वजह से। वो उससे कांटेक्ट नहीं करता, लेकिन मन ही मन में ये ज़रूर सोचता है कि शायद वो अपनी दुनिया में गुम हो गई है। एक अकेला मैं ही तो नहीं जो उसकी फिक्र कर रहा हूँ। वो सेलिब्रिटी है, उसके हज़ारों चाहने वाले होंगे। पर चिनफे को अगर किसी की कॉल या मैसेज का इंतज़ार था तो वो सिर्फ और सिर्फ शिंग था। और यहाँ पर जब उसे पता चलता है ग्रुप चैट के थ्रू कि उसने आज गर्ल्स डॉम के एसी फिक्स कराए तो उसे और भी गुस्सा आने लगता है कि इसके पास हर चीज़ के लिए काम है सिवाय मेरे से बात करने के लिए। उधर शिंग उस टाइम पर शीशी के पास था और शीशी उसे एक स्केच बुक दिखाती है जो कि चिनफे ने उसे दी थी, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग्स उसने करी हुई थी। ये देखकर शिंग उसे अपने पास रख लेता है और उसकी कुछ फोटोज भी बनाता है। अब थोड़ी देर बाद शिंग का वीबो अकाउंट मिल जाता है। वो बहुत खुश थी कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है। कॉफी उससे कहने लगती है कि अगर उसका अकाउंट मिल ही गया है तो तुम उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट ही भेज दो, लेकिन वो कहती है ऐसा तो मैं कभी भी नहीं करने वाली, मैं किसी के पीछे नहीं चलूंगी, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, वही मेरे पीछे चलेगा। लेकिन उसका अकाउंट देखकर उसे इतना अंदाजा हो गया था कि वो जानबूझकर किसी खास वजह से चिनफे को इग्नोर कर रहा है, वरना उसने जो रिसेंट पोस्ट्स की थी वो सारी उसकी और चिनफे की यादें ही थी। अब चिनफे अपने मैनेजर के जोर डालने पर एक दफ़ा अपोलॉजी करती है मीडिया के सामने और कहती है कि मुझे सोच समझ कर बोलना चाहिए था और मैं थोड़ी सी वाकई रूड हो चुकी थी। अब नेक्स्ट डे चिनफे के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। शिंग ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी जो कि वो तुरंत ही डिलीट कर देती है और कहती है और साथ में कॉफ़ी को मशवरा देती कि मैं ईजी टू गेट नहीं। पर इसी बीच हमें पता चलता है कि कॉफ़ी और डॉक्टर यू इनकी तो हर टाइम पर चैटिंग और कॉल पर बातें चलती ही रहती हैं। साथ ही साथ वो लोग भी अपना मेडिकल वेलफेयर का काम खत्म करके अब अपने शहर वापस लौट गए थे। ये लोग एक ही सिटी में रहते थे और रिकवरी के लिए वो लोग शीशी को भी साथ लेकर आए थे यहाँ के हॉस्पिटल में। और डॉक्टर शिंग ने यू के थ्रू ये मैसेज भेजा था कि शीशी चिनफे से मिलना चाहती है। अब चिनफे यकीनन शीशी से मिलने के लिए आएगी, ये शिंग अच्छे से जानता था। अब वो लोग हॉस्पिटल में शीशी को विजिट करा रहे थे। वो पहली दफ़ा किसी बड़े शहर में आई थी और यहाँ पर जब वो एक दफ़ा चिनफे का पोस्टर देखती है तो काफ़ी खुश होती है और उसी प्रोडक्ट को खरीद भी लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ से चिनफे के पोस्टर हटा लिए जाते हैं क्योंकि उस ब्रांड ने अब चिनफे के साथ कोलैबोरेशन ख़त्म कर दी थी। एक्चुअली बेचारी का काफ़ी नेगेटिव इमेज हो गया था उसके रीसेट इवेंट की वजह से। अब चिनफे हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। कॉफ़ी तो उससे पहले ही बाहर चली गई थी और उसका कोट कार के दरवाजे में फंस जाता है। उसे ऐसा लगा था कि कोई आ रहा है जो उस पर अटैक करने वाला है, उसका कोई हेटर, और वो उसे पंच दे मारती है। बाद में देखती है तो वो डॉक्टर शिंग था जो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आया था। अब वो काफ़ी देर अपनी आंख पकड़ कर ही बैठ जाता है और कहता है कि पता नहीं मुझे कब ठीक दिखाई देना शुरू होगा। और उसके बाद उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज़ मुझे आई ड्रॉप्स भी डाल दो, और वो भी उसे आई ड्रॉप्स डालती है। लेकिन उसे इतना अंदाज़ा हो गया था कि डॉक्टर शिंग बिल्कुल ठीक ठाक है, वो बहाने कर रहा है उसके क्लोज आने के। उधर डॉक्टर यू भी वेट कर रहा था कि कब कॉफ़ी यहाँ पर आएगी। उसने तो फुल सेटिंग भी कर रखी थी और इमेजिन कर लिया था कि किस तरह से अपने स्टंट्स के थ्रू अपने करीब कर सकता है। और थोड़ी देर बाद कॉफ़ी भी वहाँ आ जाती है और आज फील करती है कि डॉक्टर यू का बिहेवियर पहले से काफ़ी बदला है। उधर डॉक्टर शिंग चिनफे से कह रहा था कि यहाँ पर ये बड़ा शहर होने की वजह से मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, इसीलिए मैं शीशी को यहाँ ले आया। वैसे भी उसका दुनिया में और तो कोई है नहीं सिवाय एक अंकल के जो कि खुद बहुत बिजी रहते हैं। यहाँ पर तुम उसका अच्छे से ख्याल रख सकती हो, और चिनफे भी यही चाहती थी। वो आगे से उसे कहती है कि ठीक है, फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ कि यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ शीशी की खातिर मुझे बुला रहे हो, तुम्हारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। अब इस बात का जवाब देते हुए डॉक्टर शिंग काफ़ी हेजिटेट करता है क्योंकि ऑफ कोर्स शीशी के बहाने वो खुद चिनफे के क्लोज होना चाहता था। लेकिन यहाँ पर वो नोटिस करता है कि बार बार चिनफे को उसकी मॉम की कॉल्स आ रही हैं जो कि वो रिजेक्ट कर रही है। बाद में वो बाहर जाकर मॉम से बात करती है और उनसे काफ़ी लड़ाई भी करती है। वो लोग उसे विजिट करने आना चाहते थे लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो उसके घर पर आए। तो वो कहने लगती है कि मैं शीशी के साथ यहाँ के करीब के होटल में एक रूम बुक कराती हूँ।
हम दोनों कुछ समय इकट्ठे बिताएंगे। लेकिन इनफैक्ट ये सब करके वो अपनी फैमिली को शायद अवॉइड करना चाहती थी कि जब कॉफ़ी डॉक्टर यू के साथ बैठी हुई थी तो उसे चिनफे की कॉल आती है, जो उसे कहती है कि मैं शिंग के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम परेशान ना होना, और हाँ, खुद ही वापस चले जाना, मैं कुछ मैनेज कर लूँगी। लेकिन कॉफ़ी का तो काम ही यही था, ड्यूटी ही थी कि उसने चिनफे के लिए टेंशन लेनी है, तो वो परेशान होने लगती है। पर यू उससे कहने लगता है कि देखो वो बड़े हो चुके हैं और तुम भी, इसीलिए उनको भी अकेले समय बिताने दो और हम भी आपस में अपनी कोई बात करते हैं। ये सुनकर वो थोड़ा सा शर्माती और हैरान होती है। और फिर डॉक्टर यू वही स्टंट करने लगता है जो हीरो बनने की प्रैक्टिस वो थोड़ी देर पहले कर रहा था, लेकिन अब थोड़ा सा उल्टा हो गया था। ये सब करते हुए कॉफ़ी के हाथ में जो कॉफ़ी थी वो उसके ऊपर स्पिल हो जाती है, और उसी टाइम पर हुई थी जब वो उससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा था, और वो ये कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। कॉफ़ी ये सुनकर शर्माने लगी थी और उसे भी एक आंसर देने ही वाली थी कि इतने में डॉक्टर यू को एक इमरजेंसी की कॉल आ जाती है और उसे तुरंत ही वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शिंग आज शिशी और चिनफे को एक अपार्टमेंट में लेकर आता है। वो अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा और लग्जरी था। शिशी को तो वो फौरन ही पसंद आ जाता है और चिनफे उससे पूछने लगती है कि किसका है, तो पता चलता है कि वो डॉक्टर शिंग का अपना ही अपार्टमेंट था। वो कहने लगता है कि हॉस्पिटल के करीब भी है और तुम लोगों को कन्वीनियंट होगा यहाँ पर रहना। चिनफे पूछती है कि एक लड़की को अपने साथ रहने को कह रहे हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं। शिंग भी उससे कहने लगता है कि मैंने कब कहा मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, इतने दिन मैं तो अपने पेरेंट्स के घर रह लूँगा या फिर हॉस्पिटल के हॉस्टल में। तुम भी पता नहीं बच्ची के सामने क्या क्या सोचने लगती हो। और फिर उनको अपने अपार्टमेंट का विजिट कराने लगता है। वो अपार्टमेंट वाकई बहुत अच्छा था। चिनफे यहाँ से बाहर का नज़ारा देखना चाहती थी, लेकिन वो उसे बालकनी में नहीं जाने देता, और उसकी वजह ये थी कि चिनफे कुछ देखकर वहाँ से सैड हो जाएगी, और वो था उसका रीसेंट एंडोर्समेंट जो वापस ले लिया गया था। शिंग के विंडो से उसकी एक बड़ी सी फोटो रोजाना दिखा करती थी, लेकिन अब वो हटा दी गई थी उसकी रीसेंट कंट्रोवर्सी की वजह से। ये बात चिनफे भी फील करती है। एक दफ़ा तो सैड होती है, लेकिन फिर मजाक करने लगती है। कहती है शिंग, पता है तुम मेरे क्रेजी फैन हो, अगर मेरी एक फ़ोटो चाहिए तो अभी के अभी बना लो और बड़ी सी करके अपनी वॉल पर टांग दो। वेल, अब शिंग बार बार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से उसे कन्विंस करे कि वो उसे वीचैट पर ऐड कर ले, लेकिन वो कहने लगती कि नहीं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं, देखो मैं शिशी के साथ हूँ और शिशी वीचैट पर तुमसे ऐड है, जब भी मुझसे कांटेक्ट करना हो, कोई ज़रूरी बात हो तो शिशी को कॉल कर लेना। अब उसके बाद वो लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर जो भी अनहेल्दी फूड चिनफे पिक कर रही थी, डॉक्टर शिंग वो वापस रख दिया करता था, और काफ़ी देर तक ये चलता रहता है और चिनफे को कुछ पता नहीं था। जब उसे रियलाइज़ होता है तो उसका तो सर ही घूम जाता है। पर शिंग कहने लगता है कि नहीं, तुम दोनों ही अनहेल्दी नहीं खा सकते, क्योंकि कल से शिशी का रिहाब स्टार्ट हो रहा है, वो सिर्फ क्लीन फूड ही खा सकती है। और फिर उसके बाद एक साइड पर जाकर चिनफे कुछ खरीद रही थी कि यहाँ पर कुछ गर्ल्स उसे पहचान लेती हैं और उसके बारे में मीन सी बातें करने लगती हैं। लेकिन डॉक्टर शिंग यहाँ पर उसकी सपोर्ट के लिए पहुँच जाता है, उसे उन गर्ल्स से कवर करता है, और सबसे बड़ा स्टैंड तो उसके लिए शिशी ने लिया था, जो वहाँ पहुँचते ही उनको डांटने लगती है और कहती है कि चिनफे बहुत सुंदर है और इसके साथ साथ वो काइंडेस्ट पर्सन है जो मुझे अभी तक मिली है, तुम लोग तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं। वो उनसे और भी लड़ना चाहती थी कि चिनफे उसे वहाँ से ले जाती है, और उसके बाद शिशी बहुत मुंह बनाकर उससे कहने लगती है कि आप प्लीज़ ज़्यादा बाहर ना जाया करें, मुझे ऐसे ही लोगों से लड़ाई में पड़ना पड़ता है। और फिर उसके बाद शाम को कॉफ़ी आती है और शिंग के अपार्टमेंट के बाहर चिनफे का कुछ सामान देकर जाती है। शिंग बहुत चालाकी से उससे पूछ लेता है कि चिनफे अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों शिफ्ट हुई है, क्या उसे कोई पैसे की प्रॉब्लम चल रही है या वो बचत करना चाहती है, कंजूस तो नहीं बहुत। और उसके बारे में ये बातें सुनकर कॉफ़ी उसकी बातों में आ जाती है और कहने लगती है कि ये प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली उसकी अपनी मम्मी से लड़ाई हुई है। उसकी मम्मी अचानक से बिन बुलाई मेहमान बनकर घर आ रही है पूरी फैमिली को लेकर, और उन्हें वो अवॉइड करना चाहती है। एक्चुअली जिस तरह का चिनफे का टेम्पर है वैसे ही उसकी मम्मी का भी है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। वेल, अब शिंग जब ऊपर सामान लेकर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर चिनफे और शिशी दोनों उनकी आपस में बहुत अच्छी बनती थी। वो हमेशा लड़ाई झगड़े भी करती रहती थी, लेकिन उनकी लड़ाई के बीच प्यार छुपा हुआ था, और शिंग अक्सर ही उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। चिनफे ऊपर से जितनी भी स्ट्रांग दिखती हो, लेकिन जो चीज़ें वो खो रही थी और लोग उसके बारे में नेगेटिव बोलते थे, उससे उसे बहुत इफेक्ट पड़ रहा था। शिंग रात को तो अपने हॉस्पिटल के हॉस्टल में ठहरा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो नाश्ता लेकर आता है तो उसे अपने घर के बाहर फायर अलार्म सुनाई देता है। वो तुरंत ही पासकोड एंटर करता हुआ घर में घुस जाता है। पता चलता है कि किचन में धुआं हुआ था और आग फैल गई थी। एक्चुअली शिशी ने नाश्ते की फरमाइश की थी और चिनफे को तो कुछ पकाना ही नहीं आता था, लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रही थी।
जिनफे ने अपनी तो गलती माननी नहीं थी। वो यहाँ पर शिंग से ही लड़ना स्टार्ट कर देती है। कहती है कैसी भी कोई इमरजेंसी नहीं थी, तुम क्यों बिना बताए घर में घुस आए? पता नहीं है यहाँ पर दो गर्ल्स रहती हैं। और फिर इतने में वहाँ पर सिक्योरिटी वाले भी पहुंच जाते जो कि उसके घर को चेक करना चाहते थे कि कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है। शिंग तो दरवाजा खोलने जा रहा था। जिनफे उसे रोक लेती है कि तुम्हारे साथ अगर किसी ने मुझे देख लिया कि मैं यहाँ तुम्हारे घर पर रहती हूँ तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। और शिंग के पास ब्लैकमेल करने का इससे अच्छा मौका और कोई भी नहीं था। वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं अभी के अभी दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं चाहती तो मुझे WeChat पर ऐड करो। जिनफे को उसे ऐड करना ही पड़ता है, लेकिन वो कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मौके से एडवांटेज उठाने वालों में से होगे। वो बोलता है कि मैं ऐसा था तो नहीं, पर तुमने मजबूर कर दिया। अब उसके बाद शीशी को वो लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। यहाँ पर जिनफे उसको चलने की प्रैक्टिस करा रही थी। वो दोनों ही बहुत मेहनत कर रहे थे। उन्होंने ठान लिया था कि शीशी का अगर दुनिया में कोई नहीं तो वो उसका सहारा बनेंगे जब तक वो ठीक से चल नहीं पाती। यहाँ पर शीशी जैसे ही अपने उस पैर पर वजन डालती थी उसे बहुत पेन होने लगी थी और वो बहुत ज्यादा रोती है। इस बात को लेकर जिनफे परेशान हो जाती है और शिंग से डिस्कशन करती है। उधर कॉफी एयरपोर्ट पर पहुंची हुई थी और वहाँ पर जिनफे की मॉम उसे अपनी फैमिली की फोटो बनाने को बोलती है। उसे तब नहीं पता था कि ये किसकी मॉम है। वो उन्हें टालने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पता चलता है कि यही उसकी बॉस की मम्मी है, इन्हें ही वो रिसीव करने के लिए आई है, तो फिर बहुत स्वीट बनने की कोशिश करने लगती है। अब वो उनको लेकर घर की तरफ आ रही थी। दूसरी तरफ शिंग जिनफे को बताता है कि इस टाइम पर शीशी की लेग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, उसकी सारी हड्डियाँ और मसल्स बिल्कुल ठीक हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी फिजियोलॉजी में नहीं बल्कि उसकी साइकोलॉजी में है, इसलिए हमें साइकेट्रिस्ट से मिलना होगा। अब वो उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं और पता चलता है कि वाकई यही इशू था। वो ट्रॉमा से गुजरी थी तो उसकी वजह से उसे ऐसा लगता था कि आज भी उसके नी में पेन हो रही है। उसे पेन डिसऑर्डर हो गया था। वो डॉक्टर उनको बताती है कि आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी पड़ेगी, और ये भी कि शीशी अपने डैड से बहुत ज़्यादा अटैच थी और उसने वादा किया था कि वो डैड के साथ मैराथन में जाएगी, लेकिन अब तो उसके डैड इस दुनिया में नहीं और ना ही वो खुद चल सकती है। ये सब सुनकर जिनफे को अपना बचपन याद आने लगता है। वो भी अपने डैड से बहुत ज़्यादा अटैच थी और फिर उसके डैड उसके लिए एक बेले शूज़ लेने के लिए गए थे और वही एक लास्ट गिफ्ट देते हुए वो इस दुनिया से चले गए थे। जिनफे को शीशी के बचपन में अपना बचपन नजर आने लगता है। यहाँ पर हमें एक और बात भी पता चलती है और वो ये थी कि डॉक्टर शिंग भी कभी कभी साइकोलॉजी से रिलेटेड सेशंस लिया करता था और ये डॉक्टर वो उससे काफ़ी क्लोज थी। वो पूछती है कि तुम और जिनफे क्या लगते हो, सिर्फ फ्रेंड्स तो नहीं लगते। तो वो कहने लगता है कि मोर देन जस्ट फ्रेंड्स हैं। उधर मम्मी जब जिनफे के घर पहुंचती है उन्हें पता चलता है कि जिनफे घर पर ही नहीं है और आजकल बहुत बिजी है, जिसकी वजह से वो शायद आ भी ना सके। वो तो गुस्से से चिल्लाने लगती हैं। तुरंत ही उसे कॉल करना चाहती थी, लेकिन अंकल उनसे फ़ोन छीन लेते हैं और मम्मी को शांत होने को बोलते हैं। कहते हैं कि अगर उसे काम है तो उसे डिस्टर्ब ना करो। जबकि शीशी जब घर वापस आई थी तो आज उसकी तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी। वो सपने में भी बार बार डरती थी और अपने डैड को अपने पास बुलाती थी। यहाँ पर शिंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही उसे सपोर्ट दे रहा था कि जैसे वो वाकई उसका डैड हो। जिनफे का कुछ मूड ख़राब दिखाई दे रहा था। वो उससे कहने लगती है कि तुमने सारा का सारा बर्डन मुझ पर ही डाल दिया है। हर टाइम मैं ही शीशी को संभालती हूँ और तुम काम पर चले जाते हो। मैं स्लिम स्मार्ट सी लड़की हूँ, अगर उसे इधर उधर मूव कराते हुए वो गिर गई तो क्या होगा? उसे स्ट्रॉन्ग आर्म्स की ज़रूरत है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। और मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं बाहर भी नहीं आ जा सकती चीज़ें लेने के लिए। आगे से शिंग उससे कहने लगता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तो वो आहिस्ता आवाज़ में कहने लगती है कि तुम भी यहीं हमारे साथ ही ठहरो। ये सुनते ही शिंग के मन में एक लड्डू फूटा। वो ये बात दोबारा से सुनना चाहता था, लेकिन जिनफे गुस्से से उसे कहने लगती कि ये काउच आई थिंक तुम्हारी हाइट के लिए इनफ होगा, इसलिए तुम यहीं पर एडजस्ट करोगे। और शिंग को और क्या चाहिए था, वो तो हमेशा से यही चाहता था। अब उसके बाद जिनफे अपने अंकल से बात करती है जो कि उसके स्टेप डैड थे। वो बहुत प्यार से उससे बात कर रहे थे, अनलाइक उसकी मम्मी के जो कि हमेशा गुस्से से ही बोलती थी। वो उसे यही कहते कि क्यों ना हम लोग कल एक दफ़ा इकट्ठे डिनर कर लें, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं तो मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। जिनफे की नेचर ही कुछ ऐसी थी, अगर उससे प्यार से मांगो तो वो जान देने को भी रेडी हो जाती थी, लेकिन अगर कोई गुस्सा करे चिल्लाए तो वो बिल्कुल ही नहीं झुकती थी, चाहे इसके बदले उसे कितना ही नुकसान हो जाए। तो वो अंकल को वहाँ जाने के लिए यस कर देती है। एक्चुअली जिनफे के डैड की डेथ के 1 साल बाद ही उसकी मम्मी ने शादी कर ली थी, लेकिन वो कभी भी अपनी स्टेप फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर सकी थी। इसी वजह से उसकी मम्मी से भी दूरियां हो गई थी। दूसरी तरफ हमें श्याओ श्याओ को दिखाते हैं। आज वो अपने एक ट्रेनर शन शन के साथ कुछ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और उससे कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी किसी से मीटिंग अरेंज कराओ, और ये मीटिंग वो चाहती थी कि जिनफे के साथ हो। ये सुनकर तो वो हैरान रह जाता है।
उधर पता नहीं श्याओ श्याओ के मन में क्या चल रहा था। वो चिनफे से न जाने क्यों मिलना चाहती थी। वो चंचन से बहुत कहती है कि मेरी उससे एक मीटअप करा दो, क्योंकि चंचन उसका एक पुराना जानने वाला था। लेकिन वो कहने लगता है कि चिनफे जहाँ जाती है ट्रबल्स लेकर आती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उससे ना ही मिलो। वो तो बिल्कुल एक हेजहॉग की तरह है, जहाँ पर कोई भी मुश्किल देखती है तो अपने स्पाइन्स ऊपर खड़े कर लेती है और लड़ाई के लिए फुल तैयार होती है। श्याओ श्याओ कहने लगती है कि मिलना तो मैंने उससे जरूर है, अगर तुम नहीं मिलाओगे तो मैं कोई और रास्ता तलाश कर लूंगी। दूसरी तरफ चिनफे आज अपने फोन में कुछ फोटोज देख रही थी। ये उसकी स्टेप फैमिली के थे। ये चीजें उसके मन में एक घाव पैदा कर रही थी। उसके साथ फैमिली का ना होना और उनसे इतना फासला रखना, ये बात शिंग ने भी नोटिस की थी। वो आज उसके साथ आकर रूफ टॉप पर बैठ जाता है और उससे कुछ बातें करने लगता है। वो उससे पूछती है कि तुम आखिर कब मैच्योर हुए थे। तो वो कहने लगता है कि हाँ, तब मैं एक बच्चा था, लेकिन अचानक से मैच्योर हो गया जब मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिली और फिर उसने अचानक से मुझे छोड़ दिया, प्रॉमिस किया, पूरा नहीं किया और फिर दोबारा कभी नहीं मिली। आज पहली दफा चिनफे उसे रीजन बता देती है और कहती है कि तुम्हारी वही फ्रेंड एक्चुअली उसने स्कूल ट्रांसफर इसलिए कराया था और गुड बाय नहीं बोला था क्योंकि उसके डैड के साथ एक्सीडेंट हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। ये जानकर शिंग को बहुत सैडनेस होती है। आज उसे रियल रीजन पता चली थी कि जिसकी वजह से वो इतने साल चिनफे के बारे में सोचता रहा था कि उसने प्रॉमिस क्यों नहीं पूरा किया। अब वो वहां से उठकर जाने ही वाली थी कि इतने में वो स्लिप होती है और उसके ऊपर ही जाकर गिर जाती है। कुछ देर तो वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो जाते हैं और फिर एम्बेरसमेंट को कवर करने के लिए चिनफे ये कहती हुई वहां से निकल जाती है कि कल शाम को मैं कहीं डिनर करने जा रही हूँ, शायद रात को लेट आऊँ। और फिर कल दिन के टाइम पर उन लोगों ने प्लान किया था कि वो शिशी के साथ शॉपिंग पर जाएंगे। चिनफे ने खुद को पूरी तरह से कवर किया हुआ था क्योंकि उसे लगता था कि हर जगह लोग उसे पहचान लेते हैं। यहाँ पर भी लोग उनको देखे जा रहे थे और चिनफे को ऐसे लगता था कि शायद वो उसे पहचानने वाले हैं। लेकिन शिशी उसे कहने लगती है कि प्लीज आंटी, आप इतनी ओवर थिंकिंग ना किया करें। ये आपको नहीं बल्कि डॉक्टर शिंग को देख रही हैं, जो कि बहुत हैंडसम लग रहा था। अब चिनफे बहुत जेलस फील होती है जब उन गर्ल्स की तवज्जो चिनफे पर होने की बजाय डॉक्टर शिंग की तरफ ही थी। वो उसी को देखे जा रही थी। शिंग उससे कहने लगता है कि यहाँ पर तुमने 3 कैप्स खरीदी हैं, आई होप एक मेरे लिए होगी। वो कहती है कि नहीं, 2 तो मेरे लिए हैं और एक शिशी की। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कलर मुझ पर नहीं, तुम पर सूट करेगा। और फिर एक कैप उसको दे देती है। शिंग उसकी तरफ से पहला गिफ्ट लेकर काफी खुश हो गया था, लेकिन शिशी आज सैड हो जाती है क्योंकि एक रनर की वीडियो देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो कभी रनर नहीं बन पाएगी। जबकि उधर चिनफे के अपने घर पर उसके स्टेप डैड और मॉम दोनों बहुत एक्साइटेड थे। मम्मी फील तो नहीं करा रही थी लेकिन बहुत खुश थी। इतने अरसे बाद वो चिनफे के साथ डिनर करेंगी। और अंकल वो तो इतने खुश थे कि उन्होंने आज 8 डिशेस प्रिपेयर करने का फैसला किया था। चिनफे भी उनके लिए कुछ शॉपिंग करके लाती है, लेकिन ये बात वो शिंग को नहीं बताती। अब वो लोग इकट्ठे बैठकर मिल्क टी पी रहे थे। उन दोनों ने अपना तो ऑर्डर कर लिया था और चिनफे के लिए भी मंगवाया था। शिंग बहुत तारीफ करता है और कहता है कि इसमें जो ड्रिंक तुम्हारे लिए ऑर्डर की है वो 0 शुगर और 0 कैलोरीज है। और इन दी एंड पता चलता है कि वो प्लेन वाटर था। और डॉक्टर यू बेचारा आज बहुत परेशान था क्योंकि उसने कॉफी के साथ मूवी देखने का वादा किया था, लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच सका था। उसे मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। अब जब लेट वो वहां पर पहुंचता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है खुद पर कि शायद मैं सिंगल होना ही डिजर्व करता हूँ। कॉफी उसकी ये बात सुन लेती है और कहती है तुम क्यों सिंगल होना डिजर्व करते हो। तो वो बोलता है क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को हर्ट कर बैठूंगा हमेशा लेट आकर। तो कॉफी भी कहने लगती है कि तुम्हारा तो प्रोफेशन इतना नोबल है और मैं तो हमेशा से यही चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कोई डॉक्टर ही हो, कोई अच्छा डॉक्टर नजर में हो तो मुझे रिकमेंड कर देना। ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुम्हारे सामने है ना इतना हैंडसम बॉय, तो क्यों ना तुम इसी को एक्सेप्ट कर लो। कॉफी भी उससे कहती है कि आइंदा इस बात को लेकर कभी परेशान ना होना। मैं तुम्हारे प्रोफेशन को अंडरस्टैंड करती हूँ और ये जानती हूँ कि तुम कितने नोबल प्रोफेशन से हो। दूसरी तरफ मैनेजर रन आजकल काफी परेशान था और वो चाहता था कि चिनफे के लिए कोई एक वैरायटी शो में जगह बना सके, लेकिन उसकी रेपुटेशन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इतने में उसको एक फोटो मिलती है जो कि उसके कोलीग ने उसे सेंड करी थी। इस फोटो में चिनफे शिशी के साथ बैठी हुई थी कहीं आउटिंग करने के लिए। और दूसरी तरफ हमारा सेकंड कपल वो आज बहुत खुश थे और यहाँ पर डॉक्टर यू किसी तरह से हिम्मत करके कॉफी का हाथ भी पकड़ लेता है। वो तो काफी रोमांटिक होना चाहता था, लेकिन इतने में पहले तो उसे एक कॉल आ जाती है और उसके बाद कॉफी को कॉल आ गई थी। मैनेजर रिन ने एक इमरजेंसी के लिए उसे अपने पास काम के लिए बुला लिया था। दूसरी तरफ चिनफे घर पहुंचकर शिशी के पास आकर बैठती है और बातों बातों में वो भी उसे हेजहॉगी कहने लगती है। कहती है कि आप गुस्से की बहुत तेज हैं। वो अपनी हर पेंटिंग में उसे मिस हेजहॉगी ड्रॉ करती थी और साथ में ये भी कहती थी कि डॉक्टर शिंग वो इतना हैंडसम है, वो बिल्कुल एक प्रिंस चार्मिंग की तरह है, इसलिए मैं अपनी हर पेंटिंग में उसे एक व्हाइट हॉर्स की शक्ल में ड्रॉ करती हूँ। अब उससे कुछ देर बातें करने के बाद चिनफे का जाने का समय आ चुका था। वो रेडी थी अपनी फैमिली से मिलने के लिए, लेकिन इतने में उसे मैसेज आता है
और कॉफ़ी उसे वही फ़ोटो सेंड करके कहती है कि मैनेजर रिंग तुम्हारी इसी फ़ोटो को तुम्हारी पब्लिसिटी के लिए यूज़ करना चाहता है। और ऑफ कोर्स जिनफे को ये एक्सेप्ट नहीं था। वो तुरंत ही शिंग की पॉकेट से उसकी गाड़ी की चाबी छीनती हैं और घर से निकल जाती हैं। उधर मम्मी और डैडी बहुत एक्साइटेड बैठे हुए थे। उन्हें लगता था कि किसी भी लम्हे जिनफे पहुंच जाएगी, लेकिन वो तो नहीं पहुंचती। उसका सिर्फ मैसेज ही रिसीव होता है जिसमें उसने कहा था कि सॉरी, एक काम की वजह से आज मैं नहीं आ पाऊंगी। मम्मी को बहुत गुस्सा आता है। उधर कॉफ़ी रिन को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है कि चिनफे को पसंद नहीं आएगा अगर हमने इस फ़ोटो को उसके लिए पब्लिसिटी में यूज़ किया। और फिर एंड टाइम पर ऊपर से चिनफे भी पहुंच जाती है और उसके इस आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। अब मैनेजर रिन काफ़ी परेशान हो गया था और उससे नाराज़ भी। वो उसे कहने लगता है तुम्हें बहुत पसंद है जब लोग तुम पर क्रिटिसाइज करते हैं और उंगलियां उठाते हैं। कोई अच्छा काम हो उसे तो तुम पब्लिसाइज ही नहीं करने देती। लेकिन वो कहने लगती है कि तुम्हें हर बात कहने का अधिकार है, पर प्लीज इस सारे इशू में मैं शिशी को नहीं घसीटना चाहती। उसे क्यों लाइमलाइट में लेकर आऊं, और साथ में डॉक्टर शिंग को भी, वो एक डॉक्टर है। उन दोनों को अपनी लाइफ शांति से गुजारने दो। मैनेजर रिन अक्सर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता था, लेकिन एक्चुअली वो चिनफे का बहुत अच्छा दोस्त भी था, तो उसकी इस बात को समझ जाता है। लेकिन फिर जाते जाते उसे कहने लगता है कि डॉक्टर शिंग की तुम इतनी क्यों केयर कर रही हो, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है। वो कहती है कि हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा उस पर क्रश है। तो चिनफे कहने लगती है, अरे नहीं, मैं उसे कंट्रोवर्सी में इसीलिए नहीं घसीटना चाहती क्योंकि वो एक नोबल प्रोफेशन है कि उसको किसी मुसीबत में डालने की वजह से गॉड की तरफ से मुझ पर कोई कर्ज आ जाए। अब एक बहाना बनाकर वो तो वहाँ से निकल गई थी। उसके बाद अपने घर जाती है, लेकिन देखती है तो उसके अपार्टमेंट की लाइट्स ऑफ थी। ये देखकर वो चुपचाप वहाँ से बाहर मुड़ जाती है। वो जो गिफ्ट्स लेकर आई थी अपनी मॉम, अंकल और छोटे भाई के लिए, वो सब ऐसे ही पड़े हुए थे। शिंग उसके लिए खाना गर्म करता है और उससे कहता है कि आज तो तुमने डिनर पर जाना था अपनी फैमिली के साथ, तुम क्यों नहीं गई। वो बोलती है इंपॉर्टेंट काम आ गया था, कोई बात नहीं, जैसे हो रहा है ऐसे ही गुजरने दो। उसे समझाने लगता है कि अगर इसी तरह से हम चीज़ों को इग्नोर करते रहें तो कुछ रिश्ते फेड हो जाते हैं। वो बहुत स्टाइल में उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो उससे कहने लगती है कि किसी रोमांटिक ड्रामे के हीरो बनने की कोशिश मत करो। तो वो मुड़कर उसे कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं वाकई तुम्हारे बारे में कंसर्न हूँ, तो चिनफे से कहने लगती है कि तुम होगे अपनी लाइफ में एक हीरो, लेकिन मैं कोई मेन कैरेक्टर नहीं, मैं तो बस एक हेजहॉग हूँ। और फिर उसके बाद लेट नाइट तक उसे नींद नहीं आ रही थी। वो शिशी के बारे में कुछ सोच रही थी कि किस तरह से उसके फियर को ओवरकम कर सकती है। और यहीं पर उसे एक टर्म का पता चला था, और वो थी एक साइकोलॉजिकल एलर्जी, जिसके बारे में वो साइकेट्रिस्ट से भी कंफर्म करने लगती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। शिंग ने नाश्ता बनाया था, लेकिन वो किसी बात पर कोई तवज्जो नहीं दे रही थी। उसने एक्चुअली एक डांस वेन्यू बुक कराना था, जिसकी बुकिंग उसे मिल ही नहीं रही थी। उसने अपने कॉन्टैक्ट से इसकी हेल्प करने को कहा था, और यंज ने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनते ही वो यंजे को रिप्लाई करती है, तो शिंग हैरान रह जाता है कि ये वीचैट पर यंजे से कनेक्टेड है। मुझे तो पता ही नहीं था। मेरी रिक्वेस्ट तो इसने इतनी मिन्नतों के बाद एक्सेप्ट की थी। अब वो वही वेन्यू विजिट करने के लिए जाती है। एक्चुअली यंजे ने उसी वेन्यू में एक दफ़ा बहुत से लोगों की जान बचाई थी। वो एक फायर फाइटर था, इसलिए वो लोग उसे एक स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे थे और उसी के लिए बुकिंग की जगह खाली छोड़ी थी। पर वहाँ का रेंट बहुत एक्सपेंसिव था, पूरा हॉल बुक कराना था। और चिनफे को लगता था कि अब जब आजकल मेरे पास कोई काम भी नहीं, तो मैनेजर मुझे इतना बड़ा खर्चा नहीं करने देगा। उसके अकाउंट्स वही हैंडल करता था। जबकि दूसरी तरफ शिशी और शिंग दोनों आज पिकनिक पर गए हुए थे। वहाँ पर वो उसकी ड्राइंग बुक देखता है। उसकी हर फोटो में उसने मिस हेजहॉग को ड्रॉ किया था। वो बेशक खुद को उसकी हेटर दिखाती थी, लेकिन उससे बहुत प्यार करती थी और उससे बहुत अटैच भी थी। वो बोलता है कि मुझे तुमने हमेशा व्हाइट हॉर्स बनाया होता है और ना ही ढंग के कपड़े पहनाती हो। प्लीज मुझ पर भी थोड़ा सा फोकस करो, ताकि मैं इस क्यूट सी हेजहॉग के साथ कुछ मैचिंग लगूं। और उसे छेड़ने लगती है कि क्या आप रियल लाइफ में भी उसे एक मैचिंग कपल बनाना चाहते हो। ऑफ कोर्स शिंग के मन में तो यही था, लेकिन बच्ची के सामने वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता था। इतने में उसे यंजे की कॉल आती है, जो कहता है कि तुम्हारी चिनफे एक मुश्किल में फंसी हुई है।